हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ARK नॉवल स्टोरी। अगर आप सब चाहते हैं कि इस स्टोरी की वीडियो सबसे पहले आपके पास आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चवन किंजल किसी और के साथ। चैप्टर 1। स्वीट हॉट, थोड़ा जल्दी करो, वो आने ही वाला है। रूम के अंदर से आई इस आवाज़ को सुनकर दरवाजे पर नॉक करने के लिए उठा हुआ आदित्य का हाथ रुक गया। वह इस आवाज़ से अच्छी तरह वाकिफ था, यह आवाज़ उसकी पत्नी किंजल की थी। फिर भी अपने कानों पर यकीन करने के लिए आदित्य दरवाजे के बहुत नज़दीक होकर सुनने के लिए मजबूर हो गया। एक आदमी की भारी आवाज़ सुनाई दी, वो लूजर है, आज जाएगा तो कर क्या लेगा, और वैसे भी वो कहीं जाकर रहने के लायक तो है ही नहीं, इसलिए उसको पता चल ही जाना चाहिए ताकि वह हमारे इस सीन को सहन करने की आदत डाल सके। इसके बाद कमरे में किंजल की सिसकारियां गूंजने लगी। आदित्य का पूरा शरीर कांप उठा, जैसे अभी तेज बिजली उसके ऊपर गिरी हो और कुछ उसके शरीर पर हावी हुआ हो। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई और उसने पूरे जोर से लात मारकर दरवाजा खोल दिया और कमरे में आ गया। उसने देख लिया बेड पर किंजल और एक आदमी आधे कपड़ों में थे। अचानक के इस धमाके से किंजल ने अपने ऊपर से आदमी को साइड धक्का दिया, पर जब तक खुद को कवर कर पाती उसके सामने आदित्य खड़ा था। एक पल के लिए तो किंजल की आंखों में घबराहट दिखी, दूसरे ही पल वह गहरी सांस छोड़कर बिल्कुल शांत हो गई और बेड से उतरकर अपने कपड़े पहनने लगी। उसका ऐसा व्यवहार देखकर आदित्य की आंखों से आंसू बह निकले। किंजल, व्हाट इज दिस? आदित्य की आंखें दर्द से भरी हुई थी, उसने इतना बोलकर दांत भींच लिए। किंजल ने स्कर्ट पहनकर बालों को सही करते हुए बहुत ही नर्म लहजे में कहा, अब जब तुम्हें पता चल ही गया है तो मेरे मुंह से कुछ भी एक्सेप्ट करवाने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए। आदित्य का चेहरा आंसुओं से लगभग भीग गया था। वह रोते हुए बोला, मैं 1 साल से तुम्हारे परिवार के साथ हूं और कुत्ते जैसी जिंदगी जी रहा हूं। अगर एक बार तुमने मुझे बिठा दिया, मैंने खड़ा होने की हिम्मत भी नहीं की, फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया। वह एक हाथ की बैग से अपने आंसू पोंछने लगा। उसका शरीर जैसे बहुत कांप रहा था। किंजल होंठों पर लिपस्टिक अप्लाई करते हुए तंज कसते हुए बोली, कोई भी लड़की बेकार बंदे को पसंद नहीं कर सकती। फिर उसने पास बैठे टीवी सीरियल के हीरो जैसे दिखने वाले आदमी की ओर इशारा किया, जो अब तक पैंट पहन चुका था और अब अपने शूलेसेस बांध रहा था। जानते हो ये कौन है? ये है मोस्ट एलिजिबल बिजनेसमैन नमन खुराना, जो असल में मेरे इस खूबसूरत बदन का हकदार है। अगर पापा मुझे डाइवोर्स की परमिशन दे देते तो मैं तो कब की तुम्हें लात मारकर यहाँ से निकाल देती। आदित्य अपनी पीड़ा को और नहीं छुपा पाया, बिलखते हुए बोला, तो मैं 1 साल से यहाँ क्यों घूम रहा हूँ? तुम्हें दुखी करने से भी डरता रहा, तुम्हारे लिए खाना भी खुद बनाता, तुम्हारी छोटी से छोटी खुशी के लिए भी घंटों पैदल चला। बस, किंजल ने उसको बीच में टोका। साफ जाहिर है आदित्य के गर्मजोशी भरे पल इस बेरहम औरत के दिल को कभी छू नहीं पाए। वह आदित्य के सामने आकर खड़ी होते हुए बोली, मेरे साथ अच्छा बन के रहना ही काफ़ी है क्या? जब मैंने तुम्हें कभी अपने बेड पर आने की परमिशन तक नहीं दी तो तुम्हें खुद से कुछ समझ नहीं आता क्या मैं कितनी नफरत करती हूँ तुमसे, इडियट। अगर पापा ने मैरिज के लिए फोर्स न किया होता तो मैं कभी तुम जैसे कचरे को देखती भी नहीं। आदित्य का दिल डूब सा गया। फिर नमन के पास आकर उसकी बांह को लिपटते हुए बोली, नमन को देखो कितना हैंडसम और रिच है, इतना बड़ा बिजनेसमैन है, इसके नौकर भी तुमसे बेटर होंगे। तुम बिजनेस के बारे में इसको क्यों बता रही हो? किसी भी लूजर को क्या पता ये क्या ही चीज़ है। नमन ने आदित्य को नफरत भरी नज़रों से देखा और उसका खूब मजाक उड़ाने वाली स्माइल दी। भले ही आदित्य का बिजनेस से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, फिर भी उसको इतनी तो खबर थी कौन बिजनेस वर्ल्ड में टॉप पर है, और इस नमन खुराना का तो उसने कभी नाम भी सुना था, मतलब वह कोई बहुत ज़्यादा फेमस बिजनेसमैन नहीं हो सकता। फिर भी सब बातों से ध्यान हटाकर उसने किंजल के खूबसूरत चेहरे की ओर देखकर भर्राए आवाज में बोला, कोई कुत्ते को भी 1 साल पास रखे तो उससे भी लगाव हो जाता, तुम कुत्ते से भी बदतर हो। किंजल उसकी बात को काटते हुए बोली। नमन अपनी हंसी रोकते हुए बोला, अरे स्टूपिड, अगर समझदार बनने की कोशिश कर रहे हो तो ऐसे बिहेव करो कि यहाँ तुमने कुछ देखा ही नहीं। हम तीनों खुशी खुशी साथ रह लेते हैं, तुम अपनी मालकिन की वफादारी से सेवा कर सकते हो, और अगर तुमने ऐसा शो करना है, तुमने कुछ देख लिया तो सामान पैक करो और दफा हो जाओ। आदित्य भले ही यहाँ काफ़ी घटिया जिंदगी जी रहा था, पर फिर भी उसके पास भी दिल था, उसको भी दर्द होता था। उसको भी उम्मीद थी कभी न कभी उसको फैमिली मेंबर मान लिया जाएगा। उसने नमन को देखा जिसके चेहरे पर उसका मजाक उड़ाने वाली स्माइल थी। वह कहना तो चाहता था कि तुम क्या खाक एलिजिबल बैचलर हो जिसको बेड पर लाने के लिए शादीशुदा लड़की मिली, पर उसको धोखा तो उसकी खुद की पत्नी ने दिया, तो दूसरे आदमी को क्या ही कहे। वह अपने आंसू नहीं रोक पा रहा था। वह दुनिया में शुरू से ही अकेला था और खुद के लिए काम करता था। 1 साल पहले किंजल के अंधविश्वासी पिता ने खुद उस तक पहुंच की और उसको मनाया था किंजल से शादी करने के लिए। उनका मानना था आदित्य इस फैमिली के लिए बहुत लकी साबित होगा। आदित्य का दुनिया में कोई और नहीं था। उसने दिल से इस फैमिली को अपना बनाने की कोशिश की, पर उसको किंजल के पापा के बिना किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था, जिसकी सबसे बड़ी उदाहरण में वो अभी भी मौजूद खड़ा था। आई एम रियली यूजलेस, सोचते उसके चेहरे पर खुद का मजाक उड़ाने वाली मुस्कान आ गई। तो क्या मैं मान लूं तुम सहन करने को तैयार हो? नमन ने उसको चुपचाप खड़ा देखकर तंज कसते हुए पूछा।
आदित्य ने घूमकर किंजल और नमन को देखा। भले ही दोनों लुक में एकदम परफेक्ट थे, पर उनको देखकर आदित्य को इतनी नफरत हुई कि उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे अभी वह उल्टी कर देगा। वह कहना तो कुछ नहीं चाहता था, पर जैसे अभी इसी वक्त उसका अपने दिल और जुबान पर कंट्रोल छूट गया हो। आई हेट दिस डर्टी कपल, उसके मुंह से बरबस ही निकला। आदित्य खुद भी शॉक्ड हो गया जो उसने बोल दिया, जैसे वो उसके अंदर से जबरदस्ती बाहर निकले हुए शब्द हों। किंजल और नमन के एक्सप्रेशंस ये सुनते ही चेंज हो गए। आखिर यह बात आदित्य के मुंह से वो कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। नमन ने आगे बढ़कर उसको कॉलर से पकड़ लिया और दांत पीसते हुए बोला, अगर तुम अपनी बकवास सुनाने के लिए रुक रहे हो तो जो अभी अभी रूम में घुसकर मेरा मजाक किरकिरा किया है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। इतना बोलकर नमन पूरे गुस्से में आदित्य के मुंह पर मुक्के बरसाने लगा। 2 सेकंड्स भी नहीं लगे, आदित्य के मुंह से खून निकलने लगा। वह वापस से उसको जवाब तो देना चाहता था, पर वह फिजिकली भी कमजोर था। पिछले 1 साल से जब से इस फैमिली में आया था लगातार कमजोर ही होता जा रहा था। 22 साल की उम्र में भी कोई 18 साल का लड़का दिखता था, और खुद को बचाने के लिए नमन की मस्कुलर बॉडी को वह एक छोटा सा धक्का भी नहीं दे पाया। उल्टा मार खाते खाते खुद ही पेट के बल गिर गया। मैं बदला तक नहीं ले सकता, मुझे तो मर ही जाना चाहिए, ऐसी जिंदगी नहीं जीनी मुझे, सोचते हुए आदित्य दिल से भी बहुत रो रहा था। नमन ने उसको लात से मारना शुरू दिया, एक के बाद एक हिट, कभी सिर पर तो कभी पीठ पर। आदित्य फर्श पर रेंगते हुए बस मार खा रहा था और अपने हाथों से अपने सिर को बचा रहा था। उसकी कुहनियों से खून बहने लगा। वह बहुत लाचार हो चुका था, फर्श पर खून ही खून फैला हुआ था। किंजल नफरत भरी निगाहों से उसको देखती रही, एक बार भी नमन को रोकने की कोशिश नहीं की। जब नमन थक गया तो उस पर थूकते हुए बोला, अगर मरना नहीं चाहता तो अभी के अभी निकल जा। आदित्य सुबकते हुए रेंग कर दीवार के पास आया और दीवार का सहारा लेकर खड़े होते हुए धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ कमरे के बाहर चला गया। शाम का समय रात में बदलने लगा था। चारों ओर घरों की लाइट्स जगने लगी थी। वह घर से बाहर निकलकर रोड की एक साइड लंगड़ाते हुए चला जा रहा था। उसके सीने में बहुत दर्द हो रहा था, पूरे कपड़े खून से सने हुए थे। वह लगातार अपनी किस्मत पर रोए जा रहा था। उसको खुद को भी नहीं मालूम था वह जा कहाँ रहा है। लानत है मेरे जीने पर जब मैं अपनी इज्जत के लिए बदला तक नहीं ले पा रहा हूँ, कहते हुए वह रोड क्रॉस करने लगा। पर जैसे ही सड़क के बीच पहुंचा तो सामने एक तेज रफ्तार की गाड़ी की लाइट्स ने उसका विजन ब्लर कर दिया। वह साइड हो पाता उससे पहले ही उसकी बॉडी पेन की वजह से उसके माइंड ने उसका साथ छोड़ दिया। वह बेहोश होकर वहीं गिर गया और इसके लिए सब और अंधेरा छा गया। वह बड़ी गाड़ी आदित्य के एक साइड रुकी, बहुत जोर की ब्रेक से रुकी। उसमें से एक लंबे बालों वाली लड़की उतरी जिसने वाइट सलवार कमीज के साथ हाई हील्स पहन रखी थी। थक थक करके चलती हुई वह आदित्य के पास आकर रुकी। अपना दुपट्टा सही करके बैठती हुई आदित्य के चेहरे को गौर से देखने लगी। आदित्य की दुर्दशा पर उसको तरस से ज्यादा घृणा आ रही थी। उसका एक बॉडीगार्ड गाड़ी से उतरकर उसके पास आकर खड़ा हुआ और बहुत ही सलीके से बोला, मिस्ट्रेस यू आर नॉट अ सिंपल गर्ल, वी शुड इग्नोर हिम। उस लड़की ने उसकी बात को इग्नोर किया और खड़ी होकर ऑर्डर देते हुए बोली, इसको उठाओ और हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल में ले चलो। बॉडीगार्ड को जैसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वह शॉक्ड होकर लड़की के चेहरे की ओर देख रहा था। क्या मुझे रिपीट करना पड़ेगा अब? वह लड़की थोड़ा गुस्से में बोली। नो सॉरी मिस्ट्रेस, मैं अभी उठाता हूँ, कहते हुए बॉडीगार्ड आगे झुककर आदित्य को उठाने लगा और जब करीब से उसने आदित्य की हालत देखी तो कांप गया। उसका आदित्य को छूने का भी मन नहीं था, पर अब ऑर्डर को टाल भी नहीं सकता था। मन मारकर उसने आदित्य को उठाया और पैसेंजर सीट पर लिटाकर खुद साइड बैठ गया। गाड़ी हॉस्पिटल को तरफ तेजी से दौड़ती जा रही थी। वह लड़की फ्रंट सीट पर बैठी थी। बॉडीगार्ड का ध्यान बार बार आदित्य के गंदे कपड़ों और बहते खून की तरफ जा रहा था जो गाड़ी की सीट को गंदा कर रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और खुद से बड़बड़ाया, पता नहीं मिस्ट्रेस को क्या हो गया जो रास्ते से कचरा उठा लिया। गाड़ी को ड्राइव कर रही उसकी सेक्रेटरी को भी ये बहुत ही अजीब लगा। जिस लड़की के दिल्ली के छोटे छोटे कामों के लिए हेल्पर्स की पूरी टीम तैनात रहती है, वो किसी के लिए खुद उतरकर गाड़ी से बाहर गई। सेक्रेटरी ने थूक गटका और अपनी मालकिन को कुछ याद करवाते हुए कहा, मिस्ट्रेस इस सिटी का बिजनेस सर्कल आपको डिनर पर इनवाइट करना चाहता है। रिजेक्ट ऑल द इन्विटेशंस फॉर टुनाइट। सेक्रेटरी पूरी तरह स्पीचलेस हो गई और अपना ध्यान सामने की तरफ कर लिया। यह कोई आम लड़की नहीं थी। पिछले 25 सालों से बिजनेस वर्ल्ड में टॉप पर बने रहने वाले अर्जुन वालिया की सबसे बड़ी पोती रूबी वालिया थी, जो इन दिनों कुछ ब्रांचेस की इंस्पेक्शन कर रही थी। आदित्य को देखकर उसका रुकना और उसकी हेल्प करना कोई छोटी बात तो बिल्कुल भी नहीं थी, जो अब चुपचाप बाहर नजरें गड़ाए बैठी थी। आदित्य की हालत देखकर उसके दिल में घृणा और दया से भी बढ़कर गुस्से के भाव थे, जिनको वह कैसे भी करके अंदर ही अंदर छुपा रही थी। चट्टू, आदित्य और रूबी एक रूम में। चैप्टर 2। आदित्य बिल्कुल निढाल लेटा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी। तभी अचानक उसके आसपास का अंधेरा किसी दिव्य रोशनी के नीचे दब सा गया और उसको अपने चारों ओर उजाला नजर आने लगा। इसी उजाले में उसको एक चेहरा दिखाई दिया। आदित्य की आंखें हैरानी से फैल गई और उसके आंसू बहने लगे। उसके मुंह से बहुत ही स्नेह भरा शब्द निकला, आप।
कहते हुए वह भागकर उनके पास जाने को हुआ, तभी उस दिव्य आकृति ने हाथ से इशारा करके आदित्य को वहीं रोक दिया। आदित्य का दिल कचोट कर रह गया। वह बोला कुछ नहीं, बस सुबकने लगा। यह कोई और नहीं बल्कि वो बाबा थे जिन्होंने आदित्य को पाला था, जिनको आदित्य अपना पिता मानता था। तभी वह दिव्य आकृति की ओर से आवाज आई, मैंने कभी नहीं सोचा था मेरा बलवान शक्तिशाली बच्चा ऐसे हारा हुआ इंसान बन जाएगा। आदित्य रोते हुए बोला, आप भी मुझ पर हंस रहे हैं ना? हाँ, मैं हार चुका हूँ, क्योंकि आपने मुझे अपनी कुटिया से बाहर करके इस दुनियावी झमेलों में झोंक दिया, जबकि मैं इन सब के लिए नहीं बना था। मैंने तन मन से इस दुनिया को अपनाया, पर क्या मिला मुझे? धोखा, धक्के, नफरत। क्यों पिताजी, क्यों? ये सुनकर रूहानी चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि तुमने अपने आप को आंका नहीं मेरे बच्चे, तुम इसी दुनियावी सुख के लिए ही हो, इसलिए तुम्हें कुटिया से बाहर आना ही था। एक अच्छा आलीशान जीवन तुम्हारा है जिसको तुमने पाना है। अगर तुम खुद दुनिया के सामने घुटने नहीं टेकते तो तुम्हें कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगा। अपने आप को पहचानो मेरे बच्चे, तुम्हारे जन्मदिन पर अपने आप को अब से बेहतर करके मेरा इंतजार करना। कहते हुए आकृति वापस से धुंधली होने लगी। नहीं नहीं, मत जाए पिताजी, रुकिए। आदित्य चिल्लाया, पर कोई असर नहीं हुआ। वो आकृति और रोशनी गायब होती गई और वापस से चारों ओर अंधेरा छा गया। तभी उसके दिमाग में कुछ आया जो वह पिताजी के साथ कुटिया में रहकर किया करता था, खुद को नियंत्रण करने के लिए गहरी सांस लेना, साधना करना। इन सब को वह करीब 7 साल से भूल सा ही गया था। इस याद से वह एकदम एक्टिव होने की कोशिश करने लगा। आदित्य हिलने की कोशिश कर रहा था, पर इस वक्त इतना कमजोर था कि न हिल पाया न आंखें खोल पाया। पर उसके कानों में कुछ आवाज आई, एक लड़की की आवाज, मिस्टर जैन, ये ठीक तो है ना? इसको होश कब तक आएगा? एक आदमी बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से बोला, मिस वालिया, ये काफ़ी इंजर्ड तो नहीं है, पर ब्लड लॉस बहुत हो चुका है। जो इंजेक्शंस दिए हैं उनसे इसको सुबह तक बेहोशी ही रहेगी। इसके बाद भी बातें चलती रही, पर आदित्य पर नींद हावी होने लगी, जैसे नींद के साथ साथ कोई एनर्जी भी उसके रोम रोम में बहने लगी हो। वह आगे की बातें सुनते हुए भी समझ नहीं पाया क्या चल रहा है और नींद के आगोश में चला गया। जब वह दोबारा उठा तो वह इस समय एक किंग साइज बेड पर था। जब वह अकेला था तो सिंगल बेड पर ही सोता था, पर जब से किंजल के साथ शादी हुई थी तब से वह बस सोफे पर ही सोता था, इसलिए बेड उसको अपने लिए बहुत बड़ी चीज़ लग रही थी। वह झट से नीचे उतरने को हुआ तो देखा उसके सामने एक लफ़को खड़ी थी जिसके लंबे सिल्की बाल हवा में लहरा रहे थे। फाइनली यू वेक अप, वह ठंडे से स्वर में बोली और आदित्य को ऊपर से नीचे तक देखने लगी, जैसे उसको समझने की कोशिश कर रही हो। साथ ही आदित्य का खून एकदम ठंडा हो गया, जैसे बॉडी में बस जम ही जाएगा। वह इधर उधर देखने लगा और घबराते हुए बोला, कौन हो तुम और मैं इस वक्त कहाँ हूँ? रूबी अपनी पहचान बताने की जल्दी में बिल्कुल नहीं लग रही थी, इसलिए उसने अपना सरनेम नहीं बताया और बेरुखी से बोली, मेरा नाम रूबी है, कल शाम तुम मुझे रोड के बीचों बीच पड़े मिले थे। इतना बोलकर रूबी ठक ठक चलते हुए आदित्य के पास आकर खड़ी हो गई और आगे बोली, लेकिन मुझे हैरानी इस बात की हुई, डॉक्टर ने बताया तुम इंजर्ड ज़्यादा नहीं पर ब्लड लॉस ज़्यादा हुआ है। ये समझ से परे नहीं है क्या? रूबी ने पलकें झपकाए। आदित्य काफ़ी नर्वस हो रहा था, अब क्या बताए, वह अपनी बीवी के आशिक से पिटा था। ये भले ही कड़वी है पर सच्चाई भी यही है। उसने कसकर आंखें बंद कर लीं। तुम कितने सेल्फिश हो, मैंने तुम्हारी जान बचाई, तुम थैंक्स तक नहीं बोल पाए, रूबी हाथ बांधकर खड़े होते हुए बोली। उसकी बात से आदित्य को जैसे होश आया, वह बहुत ही सीरियस टोन में दोनों हाथ जोड़कर बोला, मिस रूबी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैंने देरी से थैंक्स बोला उसके लिए माफ़ भी कर दीजिए। आदित्य के मुरझाए से चेहरे पर शर्म की लाली देखकर रूबी हंसे बिना नहीं रह पाए। उसको अपने सामने बैठा मूर्ख बंदा अब थोड़ा सा प्यारा लगने लगा। लेकिन जैसे ही रूबी हंसी थी उसका गला थोड़ा भर सा गया, वह खांसने लगी। तभी डॉक्टर की तरह कपड़े पहने एक आदमी अंदर आया। मिस्ट्रेस, आपका दवा लेने का समय हो गया। डॉक्टर ने एक मेडिकल बॉक्स टेबल पर रखा। खांसते हुए रूबी कुछ बोल नहीं पाई, बस हाँ में सिर हिला दिया। डॉक्टर ने एक ट्रे में कुछ दवायां निकाली, तभी आदित्य की आंखों के आगे बहुत सारे मेडिकल शास्त्र घूमने लगे। वह एक पल के लिए झिझका, फिर थोड़ा आगे बढ़कर बोला, मिस रूबी, क्या आप ठीक नहीं हैं? मुझे इलाज खांसी है शुरू से ही, कहते हुए वह फिर से खांसने लगी। आदित्य के दिमाग में इसका उपचार घूमने लगा, लेकिन अपने दिल और जुबान पर कंट्रोल करके वह चुप ही रहा और रूबी को मेडिसिन लेते हुए देखता रहा। इसके बाद भी रूबी को खांसी आ रही थी। आदित्य से जैसे रहा नहीं गया, वह उठकर रूबी के पास जाकर बोला, मिस रूबी, क्या आप मुझे एक मौका देंगी? मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। ये कहते हुए आदित्य के चेहरे पर कॉन्फिडेंस की झलक साफ दिख रही थी। रूबी ने थोड़ा आश्चर्य से देखा, फिर हंस पड़ी। डॉक्टर भी हंसे बिना नहीं रह पाया। मैंने कहा नयेला इलाज है। मिस रूबी, आपने अभी जो दवा ली है ये नॉर्मल खांसी की दवा है, इससे आपको 1 घंटे के भीतर आराम मिलेगा, सिर्फ 4 घंटों के लिए। उसके बाद आगे के 2 घंटे आपके लिए मुश्किल होंगे और 6 घंटे बाद फिर से आपको यही मेडिसिन रिपीट करनी पड़ेगी। उद्धरण चिन्ह। बच्चे, इतना तो सबको पता रहता है, यह इस बात को साबित नहीं करता तुम एक डॉक्टर हो। डॉक्टर जैन आदित्य जा मजाक बनाते हुए बोला। रूबी कुछ नहीं बोली, बस अपनी खांसी पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी।
आदित्य ने डॉक्टर जैन को बिल्कुल इग्नोर कर दिया और फिर से बोला, मिस मुझे समझ तो नहीं इस बात की कि आपको इस बारे में कैसे समझाऊं, लेकिन अभी आपके लंग्स भी श्रिंक होना शुरू हो गए हैं, आपको मुझे एक मौका देना चाहिए। आदित्य की बात सुनकर डॉक्टर जैन चौंक गया। मेडिसिन पैक करते हुए उसके हाथ रुक गए और हैरान होते हुए बोला, तुम्हें ये कैसे मालूम मिस्ट्रेस के लंग्स श्रिंक होने शुरू हो गए? रूबी को तो जैसे झटका सा लगा। क्या कहा? डॉक्टर जैन, क्या ऐसी कोई रिपोर्ट है? डॉक्टर हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, ये इस मिस्ट्रेस आपकी सीटी स्कैन की रिपोर्ट आ गई है और उसमें यही डिटेक्ट किया गया है। लेकिन इस लड़के को कैसे पता चला? रिपोर्ट तो अभी सिर्फ मेरे पास है। रूबी कुछ देर के लिए तो सोच में पड़ गई, फिर आदित्य से बोली, तुम कैसे इसको ठीक करोगे? अब आदित्य जो कहने लगा था उसके बारे में सोचकर आदित्य का चेहरा लाल हो गया और नजरें झुक गई। वह हिचकिचाते हुए बोला, मिस मुझे 30 सेकंड्स के लिए आपके सीने पर हाथ रखना पड़ेगा। रूबी का तो जैसे खून गर्म होकर आंखों में आ गया। उसे यकीन नहीं हुआ उसके सामने खड़ा मरियल सा लड़का ऐसा भी कुछ सोच रहा होगा। यूजलेस, तुम्हें अभी चॉप किया जाएगा। मिस्ट्रेस ने तुम्हारी फिक्र की बदले में तुम जिंदा रहने की इच्छा भी नहीं सके। कहते हुए डॉक्टर जैन बॉडीगार्ड को बुलाने ही लगा, तभी रूबी आदित्य से बोली, ओके तुम हाथ रख सकते हो। डॉक्टर जैन का तो मुंह खुला ही रह गया। उसकी नज़रों में रूबी एक पवित्र देवी की तरह थी। अनबिलीवेबल, वह किसी को भी अपने सीने को छूने कैसे दे सकती है? पर वह अपनी लिमिट्स को ध्यान में रखते हुए कुछ बोल नहीं पाया। रूबी आगे बोली, लेकिन अगर तुम कामयाब न हुए तो सजा मौत होगी। बोलो, मंजूर है तुम्हें? जी मुझे मंजूर है, आदित्य के मुंह से फिर अपने आप निकल गया। पर साथ ही आदित्य को झटका सा भी लगा, क्योंकि वह खुद भी कहाँ जानता था अपनी स्किल्स को। रूबी ने डॉक्टर को बाहर जाने का इशारा किया। डॉक्टर का मन तो कर रहा था आदित्य को भी गर्दन से पकड़कर बाहर ले आए, पर मन मारकर वह कांपते कदमों से बाहर चला गया। अब रूबी बेड पर लेटी हुई थी। उसका गोरा खूबसूरत सीना आदित्य के सामने बिल्कुल नेक था। मिस मुझे माफ करना, कहते हुए आदित्य ने अपना हाथ उसके स्तनों के बीच गर्दन को तरफ उंगलियां करके रखा और आंखें बंद कर लीं। रूबी सच में इतनी ज्यादा खूबसूरत थी, उसके सामने किंजल तो कुछ भी नहीं थी। पर आदित्य ने उसकी तरफ न देखने का ही फैसला किया था। आदित्य के शरीर से एक हरे रंग की रोशनी इसके हाथ के जरिए रूबी के सीने में जाने लगी। रूबी को आदित्य का हाथ बहुत गर्म लगने लगा। इसको ऐसा महसूस हुआ जैसे इसके सीने में जमी हुई बर्फ पिघल गई हो। उसको अपने फेफड़ों में जो खिंचाव महसूस हो रहा था वह टूटता हुआ महसूस हुआ। 30 सेकंड होते ही आदित्य ने हाथ उठाया और खड़ा हो गया। रूबी का पूरा ध्यान आदित्य के चेहरे पर था। आदित्य ने आंखें खोलने के बाद एक बार भी रूबी की ओर नहीं देखा था। खड़े होते ही दूसरी ओर घूम गया और बोला, मिस आपको गर्मी महसूस हो रही होगी। इस गर्मी को सीने में रखने के लिए खुद को जल्दी से कवर कर लीजिए और गहरी गहरी सांस लीजिए। रूबी ने कुर्ता पहन लिया और गहरी गहरी सांस लेने लगी। आदित्य रूबी के मुंह से इस क्रिया का रिजल्ट सुनना चाहता था, क्योंकि वह खुद श्योर नहीं था इसका रिएक्शन कितना परफेक्ट होने वाला है। पर 2 मिनट बीत जाने के बाद भी रूबी कुछ नहीं बोली, जिससे आदित्य का दिल बैठने लगा। तभी रूम में डॉक्टर जैन एंटर हुआ। उसने देखा, तुमने 30 सेकंड्स कहा था, अब तक ज़्यादा समय हो चुका है। मैं मिस्ट्रेस को तुम्हारे भरोसे ज़्यादा देर नहीं छोड़ सकता। लेकिन जब उसने रूबी की तरफ देखा तो उसके एक्सप्रेशंस ऐसे चेंज हो गए जैसे कोई भूत देख लिया हो। मिस्ट्रेस, क्या हुआ? आप रो रही हो? ये सुनते ही आदित्य पीछे मुड़ा, क्योंकि ऐसा तो शायद कुछ नहीं हुआ था जिससे रूबी रो पड़े। रूबी की भीगी पलकें देख आदित्य भी डर सा गया। वह कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। डॉक्टर ने डेंजर साइन का बटन प्रेस किया और चारों ओर बीप बीप की साउंड गूंजने लगी और भागकर रूबी के पास जाकर खड़ा हो गया। इस जानवर ने आपको तकलीफ दी है ना? अब ये जिंदा नहीं बचेगा। आदित्य इधर उधर देख रहा था, तभी दरवाजा खोलते हुए 4 बॉडीगार्ड एक साथ आदित्य को ओर बढ़े। आदित्य के चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। चथवीक, मेरा आदित्य। रूबी सच में इतनी ज्यादा खूबसूरत थी, उसके सामने किंजल तो कुछ भी नहीं थी। पर आदित्य ने उसकी तरफ न देखने का ही फैसला किया था। आदित्य के शरीर से एक हरे रंग की रोशनी इसके हाथ के जरिए रूबी के सीने में जाने लगी। रूबी को आदित्य का हाथ बहुत गर्म लगने लगा। इसको ऐसा महसूस हुआ जैसे इसके सीने में जमी हुई बर्फ पिघल गई हो। उसको अपने फेफड़ों में जो खिंचाव महसूस हो रहा था वह टूटता हुआ महसूस हुआ। 30 सेकंड होते ही आदित्य ने हाथ उठाया और खड़ा हो गया। रूबी का पूरा ध्यान आदित्य के चेहरे पर था। आदित्य ने आंखें खोलने के बाद एक बार भी रूबी की ओर नहीं देखा था। खड़े होते ही दूसरी ओर घूम गया और बोला, मिस आपको गर्मी महसूस हो रही होगी। इस गर्मी को सीने में रखने के लिए खुद को जल्दी से कवर कर लीजिए और गहरी गहरी सांस लीजिए। रूबी ने कुर्ता पहन लिया और गहरी गहरी सांस लेने लगी। आदित्य रूबी के मुंह से इस क्रिया का रिजल्ट सुनना चाहता था, क्योंकि वह खुद श्योर नहीं था इसका रिएक्शन कितना परफेक्ट होने वाला है। पर 2 मिनट बीत जाने के बाद भी रूबी कुछ नहीं बोली, जिससे आदित्य का दिल बैठने लगा। तभी रूम में डॉक्टर जैन एंटर हुआ। उसने देखा, तुमने 30 सेकंड्स कहा था, अब तक ज़्यादा समय हो चुका है। मैं मिस्ट्रेस को तुम्हारे भरोसे ज़्यादा देर नहीं छोड़ सकता। लेकिन जब उसने रूबी की तरफ देखा तो उसके एक्सप्रेशंस ऐसे चेंज हो गए जैसे कोई भूत देख लिया हो।
मिस्ट्रेस, क्या हुआ, आप रो रही हो? ये सुनते ही आदित्य पीछे मुड़ा, क्योंकि ऐसा तो शायद कुछ नहीं हुआ था जिससे रूबी रो पड़े। रूबी की भीगी पलकें देख आदित्य भी डर सा गया। वह कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। डॉक्टर ने डेंजर साइन का बटन प्रेस किया और चारों ओर बीप बीप की साउंड गूंजने लगी और भागकर रूबी के पास जाकर खड़ा हो गया। इस जानवर ने आपको तकलीफ दी है ना? अब ये जिंदा नहीं बचेगा। आदित्य इधर उधर देख रहा था, तभी दरवाजा खोलते हुए 4 बॉडीगार्ड एक साथ आदित्य को ओर बढ़े। आदित्य के चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। चारों ने आदित्य को तरफ गन पॉइंट कर ली। रूबी, जो बहुत मुश्किल से सांस लेने की कोशिश कर रही थी, उसने हाथ से इशारा करके गार्ड्स को आदित्य से दूर रहने के लिए कहा। यह उम्मीद के उलट था, क्योंकि रूबी भले ही दिल की बहुत अच्छी है, पर उसने भी हमेशा अपने फैमिली के स्टेटस की रिस्पेक्ट की और मिसबिहेव करने वालों को सजा दी थी। आज एक राह चलते कचरे जैसे लड़के को खुद को छूने भी दिया और उससे अपनी हेल्थ का भी लॉस करवाया। रूबी जैसे तैसे खुद पर काबू करते हुए बोली, तुम्हारी बात में तो इतना दम नहीं, पर मुझे छूने में तुम्हें मजा तो आया ना? आदित्य के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी, क्योंकि वह जानता था इस मैटर पर वह खुद को समझने का कोई मतलब नहीं, इसलिए वह चुप ही रहा। गार्ड्स ने फिर से उसकी ओर बढ़े, जैसे कि अभी कोई एक्शन लेंगे। आदित्य के चेहरे पर घबराहट नहीं थी, बस हताशा भारी मुस्कान थी। शायद मौत ही राहत होगी मेरे लिए, आदित्य ने सोचा। उसको इस बात का ज्यादा दुख था, जिस लड़की ने उसकी जान बचाई उसने उसी लड़की को हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ा दी। लीव इट, रूबी ने गार्ड से कहा और आदित्य की ओर देखा, जो बिल्कुल फेयरलेस लग रहा था। कोई कारण है जिसकी वजह से मैं तुम्हें छोड़ रही हूं, नाउ गेट लॉस्ट। आदित्य ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, रूबी की ओर मुड़कर बोला, आपको परेशान किया उसका मुझे दुख है, माफ कर देना। कहते हुए आदित्य पीछे मुड़ा और बाहर को और जाने लगा। गार्ड्स अपनी मालकिन के ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकते थे। गुस्से में भरे हुए आदित्य को देख रहे थे। रूबी खांसते हुए आदित्य को जाते हुए देख रही थी। मेरा दिल मानने को तैयार नहीं कि यह मेरा आदित्य नहीं है, पर अगर यह मेरा आदित्य है तो मैं ठीक क्यों नहीं हुई? रूबी ने अभी इतना ही सोचा था, तभी आदित्य उसकी नज़रों से ओझल हो चुका था। तभी खांसते हुए रूबी को मतली जैसा हुआ। मिस्ट्रेस, आर यू ओके? डॉक्टर ने कहा, पर रूबी मुंह पर हाथ रखकर वॉशरूम की तरफ भाग गई। यहाँ रूम में मौजूद डॉक्टर जैन के साथ साथ गार्ड्स का भी पसीना छूट रहा था, क्योंकि रूबी को अगर कुछ हुआ तो उनकी मौत निश्चित है। वॉशरूम में रूबी को वॉमिट हुई। उसके अंदर से कुछ ब्लैक गाढ़ी सी गंदगी निकली। रूबी को लगा इसका सीना बिल्कुल हल्का हो गया। जब वह फेस वॉश करके ड्राई कर रही थी चेहरे को, इसको एहसास हुआ वह बिल्कुल आराम से सांस ले रही थी। अब उसके गले में खुजली भी नहीं थी और न ही छाती में घुटन हो रही थी। मतलब मैं ठीक हो गई। वह खुशी से उछल पड़ी। इसका मतलब मुझे मेरे आदित्य ने ठीक किया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह झट से बाहर आए और ऑर्डर दिया, उसको जल्दी से जल्दी वापस लाओ। ये सुनते ही 2 गार्ड्स बिना सिचुएशन को जाने जल्दी से बाहर की ओर भागे। आदित्य इस समय बेहद हताश था। वह बिना किसी टारगेट के बस चलता जा रहा था। उसे पता था उसको घर नहीं जाना है, इसका अंत सड़कों पर ही होगा। पिताजी, मैंने जब खुद को पहचाना तो एक देवी जैसी लड़की को मौत के मुंह में धकेल दिया, क्या भरोसा करूं खुद पर? तभी उसके पास एक गाड़ी आकर रुकी और बहुत तेजी से एक बॉडीगार्ड उतरा और बोला, स्टॉप एंड कम विद अस। मैंने जो किया उसका जिम्मेदार हूं, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। आदित्य आकर उनके साथ गाड़ी में बैठ गया। पूरे रास्ते सन्नाटा पसरा रहा। जल्दी ही एक हटे कट्टे गार्ड ने उसको बाह से पकड़ा और रूबी के सामने ले आया। मिस्ट्रेस, इस कमीने को पकड़ लिया। चफोट बेहद खूबसूरत लड़की कौन? मैंने जो किया उसका जिम्मेदार हूं, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। आदित्य आकर उनके साथ गाड़ी में बैठ गया। पूरे रास्ते सन्नाटा पसरा रहा। जल्दी ही एक हटे कट्टे गार्ड ने उसको बाह से पकड़ा और रूबी के सामने ले आया। मिस्ट्रेस, इस कमीने को पकड़ लिया और आदित्य को धक्का देकर रूबी के पैरों में फेंक दिया। आदित्य तो हमेशा से ही अपमानित होता रहा था, पर इस बार उसके दिल में टीस उठ रही थी। रूबी ने धक्का देने वाले गार्ड को गुस्से से देखा और बोली, तुम्हें उसके साथ ऐसा बिहेव करने की परमिशन अभी तक मैंने नहीं दी है। गार्ड का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। सॉरी मिस्ट्रेस, मैंने अपनी लिमिट्स क्रॉस कर दी, मुझे माफ़ी चाहिए। आप सभी जा सकते हो। रूबी ने सभी को ऑर्डर दिया। 2 सेकंड्स में ही सब बाहर चले गए। आदित्य अभी भी रूबी के सामने घुटने के बल बैठा था, शायद अपनी सजा का इंतजार कर रहा था। रूबी ने उसकी ओर देखा तो उसको वह बहुत ही इनोसेंट लगा। वह उसको झट से जमीन से खड़ा करना चाहती थी, पर तभी उसके दिमाग में कुछ आया। अपनी मुस्कान को छुपाते हुए वह आदित्य के सामने उसके बहुत करीब होकर ब्राइडल स्टाइल में फर्श पर बैठ गई और बोली, सही होकर बैठ जाओ वरना घुटनों में दर्द होगा। आदित्य सवालिया नज़रों से रूबी को देखने लगा। वह फर्श पर क्यों बैठी है और इतना पॉलिटली बात क्यों कर रही है? रूबी के इतना करीब होने से आदित्य बहुत नर्वस हो रहा था। आदित्य को ऐसे देखता देखकर वह ऑर्डर देने वाली टोन में बोली, सही होकर बैठो। आदित्य तुरंत पलाती मारकर बैठ गया। तुमने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया था। किस सवाल का जवाब मिस रूबी? मुझे छूने में तुम्हें मज़ा तो आया था ना? रूबी उसकी आंखों में देखते हुए बोली।
रूबी की आंखों में देखते ही आदित्य की आंखों के सामने वो पल गुजरा जब रूबी की बर्फीली चोटियों जैसी टाइट नेक ब्रेस्ट उसने देखी थी। आदित्य का चेहरा लाल पड़ गया और वह नजरें चुराने लगा। रूबी समझ गई आदित्य के अंदर बहुत सारे इमोशंस जाग रहे हैं जिन पर वह काबू पाने की कोशिश कर रहा है। एनीवे, तुम तो बहुत अच्छे डॉक्टर हो, वर्ल्ड्स बेस्ट डॉक्टर। ये सुनते ही आदित्य की आंखें चमक उठी। मतलब आप ठीक हो गई हो? रूबी ने हाँ में सिर हिलाया। मैं जिंदगी में पहले बार रिलैक्स होकर सांस ले रही हूँ, तुम्हारा थैंक्स करने के लिए तुम्हें वापस बुलाया। आदित्य की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मतलब उसने अपने आप को सही पहचाना था। वह चाहते हुए बोला, थैंक्स की कोई ज़रूरत नहीं, आप ठीक हो यही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कहाँ से सीखा तुमने ये सब? मिस, मैं आपको सब कुछ समझा नहीं सकता कहाँ से सीखा हूँ, मुझे समझाना नहीं आता, आदित्य ने पूरी ईमानदारी से कहा। ओके, कोई बात नहीं, रूबी ने इतना ही कहा था तभी आदित्य के मोबाइल की रिंग बजी। कॉलर आईडी देखकर आदित्य का चेहरा उतर गया। रूबी समझ गई यह किसकी कॉल हो सकती है। आदित्य ने अनमने मन से कॉल रिसीव की और कान को फ़ोन लगाया। हेलो, वह भरी सी आवाज में बोला। कहाँ हो तुम पूरी रात से? किंजल ने बहुत ही रौब में पूछा। तुमसे मतलब? आदित्य को यकीन नहीं था किंजल को कभी उसकी परवाह होगी। खुद को इतनी भी इम्पोर्टेंस मत दो, भले ही मैं तुम्हें कॉल कर रही हूं पर मेरी नज़र में तुम अभी भी वही हो, कचरे का ढेर। अभी यहाँ आओ और डाइवोर्स साइन करो। ओके, मैं आ रहा हूँ, कहते हुए आदित्य ने कॉल कट कर दी। जब उसने देखा तो रूबी जैसे कि तैसे बैठे हुई थी। मिस, उठ जाए प्लीज़, आप नीचे मत बैठो। रूबी एक गहरी सांस लेकर उठकर खड़ी हो गई और बोली, तुम्हारी वाइफ डाइवोर्स मांग रही है क्या? आदित्य भी खड़ा हो गया और बोला, आपको कैसे पता? रूबी गहरी सांस लेते हुए बोली, आइडिया हो गया मुझे, चलो तुम्हें मैं लेकर चलती हूँ तुम्हारे घर। आदित्य जानता था घर पर उसकी कितनी इंसल्ट होनी है, पर वह रूबी से ये सब छुपाए भी तो क्यों? मिस, वो घर मेरा नहीं है, मैं तो घर जमाई था, और आपको तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं चला जाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। कहते हुए रूबी ने अपना पर्स उठाया और आदित्य से पहले रूम से निकल गई। आदित्य भी इसके पीछे चलने लगा। रूबी ने ड्राइवर से चाबी ली और उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस देकर आदित्य के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। थोड़ा हिचकते हुए आदित्य बैठ गया और रूबी ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। आदित्य रास्ता बताता रहा। करीब आधे घंटे बाद गाड़ी आहूजा मैंशन के बाहर खड़ी थी। मिस, मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए धन्यवाद। आदित्य यहीं से रूबी को गुड बाय कहना चाहता था पर रूबी बिना कुछ सुने गाड़ी से उतर गई। साफ जाहिर था वो आदित्य के साथ अंदर जाना चाहती थी। आदित्य भी अब सब कुछ सोचना छोड़ रूबी के साथ मैंशन में एंटर हुआ। हाल में किंजल इधर उधर चक्कर काट रही थी। एक साइड नमन खड़ा था, सोफे के एक कोने में लॉयर बैठा हुआ था जिसके हाथ में एक फाइल थी। दूसरे कोने में किंजल की मॉम आशा आहूजा बैठी हुई थी। सब जैसे आदित्य का इंतजार कर रहे थे। उनके कदमों की आहट सुनकर सबका ध्यान एंट्रेंस पर गया। पहले तो किंजल आदित्य पर चिल्लाने ही वाली थी पर उसके साथ एक बेहद खूबसूरत लड़की को देखकर तो उसकी आंखें फटी और मुंह खुला रह गया। वैसे तो इसके दिल में आदित्य के लिए कोई फीलिंग नहीं थी पर फिर भी उसके साथ इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर उसको जलन सी हुई। नमन की तो रूबी से नजरें नहीं हट रही थी। ये लड़की तो मेरे साथ होनी चाहिए थी, वह दिल में सोचने लगा। च5 नमन को पसंद आई रूबी। उनके कदमों की आहट सुनकर सबका ध्यान एंट्रेंस पर गया। पहले तो किंजल आदित्य पर चिल्लाने ही वाली थी पर उसके साथ एक बेहद खूबसूरत लड़की को देखकर तो उसकी आंखें फटी और मुंह खुला रह गया। वैसे तो इसके दिल में आदित्य के लिए कोई फीलिंग नहीं थी पर फिर भी उसके साथ इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर उसको जलन सी हुई। नमन की तो रूबी से नजरें नहीं हट रही थी। ये लड़की तो मेरे साथ होनी चाहिए थी, वह दिल में सोचने लगा। किंजल आगे बढ़ते हुए बोली, अनबिलीवेबल, तुम एक वैश्या को अफोर्ड कर सकोगे? आदित्य की मुठ्ठियां भींच गई। वह फटते हुए बोला, शट अप, जानता हूँ रिस्पेक्ट का मीनिंग तुम नहीं जानती पर कम से कम एक औरत होकर दूसरी औरत की रिस्पेक्ट तो कर सकती हो। भले ही अब तक कभी किंजल पर नहीं चिल्लाया था पर आज एक तो उसको किंजल का चेहरा देखकर ही घृण हो रही थी, दूसरा वह एक देवी जैसी लड़की को वैश्या बोल रही थी। आदित्य को जवाब देता देखकर किंजल ने गुस्से से आदित्य की तरफ उंगली पॉइंट की और दांत पीसते हुए बोली, यू लूजर। तुम किंजल आहूजा हो ना? सच में तुम अपनी आदत से इतना मजबूर हो कि अपने माइंड का फुल फोकस यूज करके भी बैड सीन से आगे कुछ भी इमेजिन नहीं कर सकती हो? रूबी किंजल की बात को काटते हुए बोली। किंजल तो स्पीचलेस हो गई, आखिर कोई भी लड़की आदित्य को सपोर्ट क्यों करेगी? आदित्य की हंसी छूट गई पर उसने कंट्रोल किया। पहली बार होगा जब कोई इस घर में खड़े होकर किंजल की इतने कम शब्दों में इतनी स्टीक इंसल्ट करने की हिम्मत कर रहा है। आशा जो अब तक यही सोच रही थी आदित्य के साथ इतनी खूबसूरत लड़की कैसे खड़ी हो सकती है, अपने बेटी की इंसल्ट देखकर उठकर खड़ी हुई और बोलने ही लगी तभी नमन रूबी की तरफ बढ़ा। किंजल और आशा के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई कि नमन किंजल के लिए स्टैंड ले रहा है। नमन को रूबी की तरफ बढ़ता देखकर आदित्य रूबी के लिए प्रोटेक्टिव होते हुए आगे बढ़ने लगा पर रूबी ने हल्के से आदित्य की बाह को छुआ। जब आदित्य ने रूबी की तरफ देखा तो रूबी ने आंखों से ही आदित्य को शांत रहने के लिए इशारा किया।
वैसे नमन को आदित्य का कोई डर भी कहाँ था, कल उसी से तो आदित्य पिट कर गया था। नमन रूबी के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हारा नाम क्या है? रूबी ने बस छोटा सा जवाब दिया। और सरनेम क्या है? तुमसे मतलब? रूबी ने बिल्कुल लापरवाह होते हुए कहा। बिजनेस में हो? रूबी इसके साथ बात करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं लग रही थी। वह बिजनेस में है ये सुनकर किंजल और आशा नमन के मुंह से किसी धमकी के निकलने का इंतजार कर रही थी। ओके, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। आई एम नमन खुराना, CEO ऑफ खुराना इंटरप्राइजेज। अपनी पॉकेट से बिजनेस कार्ड निकालकर रूबी की तरफ बढ़ाते हुए, मेरा बिजनेस कार्ड, अभी मैं वालिया के साथ कनेक्टेड होने वाला हूँ, कोई हेल्प चाहिए तो मुझे डायरेक्ट कॉल कर लेना। किंजल और आशा का तो मुंह खुला रह गया। रूबी ने कार्ड की तरफ देखा पर इसको लेने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाया। एक तिरछी मुस्कान किंजल को देते हुए बोली, मैं खुराना इंटरप्राइजेज याद रखूंगी। किंजल थोड़ा नाराज होते हुए बोली, नमन बेबी, व्हाट इज दिस? नमन ने कुछ देर रूबी की तरफ हाथ बढ़ाए रखा। जब रूबी ने कार्ड नहीं पकड़ा तो नमन के दिल में रूबी के साथ आज रात एंजॉय करने की जो उम्मीद जगी थी वह खत्म हो गई। कार्ड को वापस अपनी जेब में रखकर उसने वापस किंजल के पास आते हुए बोला, बिजनेस में किसी तक अप्रोच करना गलत नहीं होता। किंजल को बिजनेस की कोई समझ नहीं थी, इसलिए उसको यहाँ भी नमन बहुत इंटेलिजेंट लगा। उसकी नाराजगी एकदम गायब हो गई। वहीं रूबी के पास से खाली हाथ वापस आ जाने से नमन का मुंह बहुत कड़वा हो चुका था। वह चुपचाप खड़ा हो गया। तुम निकम्मे लोगों को तो कोई काम नहीं है, लेकिन मेरे होने वाले दामाद के पास इतनी फुर्सत नहीं कि मेरी बेटी के बिना किसी और के साथ टाइम जाया कर सके। जल्दी से साइन करो और दफा हो जाओ। आशा की बात से लॉयर को कुछ तहत महसूस हुई, जो अब तक मूक दर्शक बनकर फिजूल का ड्रामा देखकर उब रहा था। उसने झट से पेपर निकालकर टेबल पर रखे और बोला, किंजल आहूजा और आदित्य कपूर, प्लीज पेपर साइन करें। किंजल साइन करने के लिए पेन उठने लगी, उससे पहले आदित्य ने पेन उठाकर साइन कर दिए। किंजल को ये काफ़ी इंसल्टिंग लगा क्योंकि डाइवोर्स उसने मांगा था, पर आदित्य के एक्शन से लग रहा था वह किंजल से भी पहले इस रिश्ते को खत्म करना चाहता था। किंजल ने भी साइन कर दिए। अभी वह आदित्य को 2-4 और खरी खोटी सुनने के मूड में थी, पर आदित्य ने उसको एक भी मौका नहीं दिया और सीधे बाहर की ओर चल पड़ा, साथ ही रूबी भी। नमन पीछे से रूबी को जाते देख रहा था। वह सोच रहा था अगर ये लड़की उसके बेड पर हो तो कैसी लगेगी। उसकी नज़र रूबी के लंबे वेवी बालों से हट नहीं रही थी, जिसको किंजल ने भी नोटिस कर लिया। एक बार तो किंजल को इनसिक्योर फील हुआ। वह जाकर नमन के गले में बाहें डालकर खड़ी हो गई, जिससे नमन प्रेजेंट में वापस आया। फाइनली मैं फिर से सिंगल हूँ, किंजल ने बहुत ही मादक आवाज में कहा। नमन ने उसको एक स्माइल दी और किंजल की कमर में हाथ डालकर बोला, किसने कहा तुम सिंगल हो? हर रात तो अहम। आशा ने नकली खांसी की तो किंजल और नमन एक झटके से अलग हो गए। आशा अपनी मुस्कान को छुपाने लगी। लॉयर, जो अब तक इन लोगों के बीच बुरी तरह ऊब चुका था, खड़े होते हुए बोला, ओके तो मैं चलता हूँ। ओके थैंक यू, कहते हुए नमन ने लॉयर की तरफ हाथ बढ़ाया। लॉयर ने जल्दी से हैंड शेक किया और जल्दी से घर से बाहर निकल गया। फूलिश कपल। बाहर आकर लॉयर बड़बड़ाए बिना रह नहीं पाया। रूबी ने गाड़ी एक छोटे से लोकल रेस्टोरेंट के बाहर रोकी। यहाँ इस वक्त कोई कस्टमर नहीं था। आदित्य के बार बार मना करने के बावजूद भी रूबी ने उसको जबरदस्ती लंच करवाया। यहाँ कोई और कस्टमर नहीं था तो वह जल्दी ही फ्री होकर यहाँ से निकल गए। आदित्य शादी से पहले एक कॉलोनी में रहता था। यहाँ उसने अपने स्कॉलरशिप के पैसे से छोटा सा फ्लैट खरीदा था। अब रहने के लिए आदित्य के पास यही था, पर रूबी जैसी रिच लड़की को वहाँ लेकर जाना उसको सही नहीं लग रहा था। मिस, आपने मेरी बहुत हेल्प की है, प्लीज़ अब आप अपने घर जाए, आगे मैं मैनेज कर लूँगा। रास्ता बताओ, कहते हुए रूबी ने एक हताशा भारी सांस ली। आदित्य का बार बार उसको वापस जाने के लिए कहना रूबी को हट कर रहा था। आदित्य भी हताश हो गया, क्यों वह रूबी को वह मना नहीं कर सकता था। जब रूबी ने आदित्य के फ्लैट के सामने गाड़ी रोकी तो आदित्य बोला, मिस रूबी, मेरे घर में 1 साल से कोई साफ सफाई नहीं हुई, आप अंदर नहीं जा सकती। रूबी ने एक कार्ड निकालकर आदित्य की तरफ बढ़ाया और बोली, इसकी लिमिट 10 करोड़ पर मंथ है। मैं जानती हूँ तुम खुद को बेहतर करना चाहते हो, मेरी तरफ से एक छोटा सा रिवार्ड मुझे ठीक करने के लिए। आदित्य का चेहरा उतर गया। भले ही पैसा जरूरी है, पर वह किसी का एहसान नहीं लेना चाहता था। आप समझ क्यों नहीं रही? मैं आपका कोई एहसान नहीं लेना चाहता, आपका और मेरा अचानक मिलना एक इत्तेफाक था। प्लीज़ आप चले जाए, कहते हुए आदित्य गाफी से उतर गया और रूबी की तरफ देखने लगा। रूबी का मासूम सा चेहरा निराश लग रहा था। अगले ही पल रूबी गाड़ी से उतरकर आदित्य के पास आए और जबरदस्ती उसके हाथ में कार्ड रखते हुए बोली, अगर तुमने इसको न यूज़ किया तो मैं समझूंगी तुम मुझे पसंद नहीं करते, और अगर तुम चाहो तो बाद में मुझे पैसे वापस कर सकते हो। कहते हुए रूबी वापस गाड़ी में बैठी और चलो गई। आदित्य पत्थर बनकर खड़ा उसकी गाड़ी को जाते देखता रहा। उसको समझ नहीं आया रूबी को इस बात से क्यों फर्क पड़ेगा। आदित्य उसको पसंद नहीं करता। ऐसा तो कोई नहीं हो सकता जो इसको पसंद न करे, पर ऐसा कौन होगा जो उसकी पसंद बने। आदित्य को बिजली सा झटका लगा।
रूबी का सीना उसकी आंखों के सामने आने लगा और ढेरों अरमान उसके अंदर जागने लगे। चसिक्स आदित्य का दूसरा रूप। किंजल और नमन को पहली टक्कर। अगले ही पल रूबी गाड़ी से उतरकर आदित्य के पास आए और जबरदस्ती उसके हाथ में कार्ड रखते हुए बोली, अगर तुमने इसको न यूज़ किया तो मैं समझूंगी तुम मुझे पसंद नहीं करते, और अगर तुम चाहो तो बाद में मुझे पैसे वापस कर सकते हो। कहते हुए रूबी वापस गाड़ी में बैठी और चलो गई। आदित्य पत्थर बनकर खड़ा उसकी गाड़ी को जाते देखता रहा। उसको समझ नहीं आया रूबी को इस बात से क्यों फर्क पड़ेगा, आदित्य उसको पसंद नहीं करता। ऐसा तो कोई नहीं हो सकता जो इसको पसंद न करे, पर ऐसा कौन होगा जो उसकी पसंद बने। आदित्य को बिजली सा झटका लगा। रूबी का सीना आंखों के सामने आने लगा और ढेरों अरमान उसके अंदर जागने लगे। पर सब बातों से ध्यान हटाकर उसने अपने फ्लैट के मेन डोर पर पासवर्ड एंटर करके अनलॉक किया और अंदर चला गया। रात का समय। रूबी एक दिन ज्वाइन करने के लिए जा रही थी। इस दिन में वर्ल्ड के बड़े बड़े बिजनेसमैन शामिल हो रहे थे। सिटी के बड़े बड़े बिजनेसमैन तो यहाँ सिर्फ कॉफ़ी सर्व कर सकते थे। रूबी का बहुत खोए से अंदाज में बैठी बाहर की ओर देख रही थी। मिस्ट्रेस, क्या आप सच में उस लूजर पर फिदा हो? रूबी की सेक्रेटरी ने पूछा। रूबी ने कुछ देर सोचा और बोली, मैंने जितना सोचा था वो उससे भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और केयरिंग है, लेकिन वो इस उम्र में भी अभी तक सिर्फ हारा हुआ है। क्या तुलना करेगा वो वर्ल्ड के टॉप बिजनेसमैन की जो हरदम आकर्षक कपड़ों में रहते हैं। सेक्रेटरी को रूबी के जवाब से बहुत हताशा हुई थी, इसलिए वह आदित्य को टॉप हैंडसम बिजनेसमैन की लुक में इमेजिन तक नहीं कर पा रही थी। वो जैसा भी होगा, कैसा भी दिखे, जब मेरा हाथ मांगने के लिए आगे बढ़ेगा तब सब उसकी चमक के आगे फीके पड़ जाएंगे। रूबी ने खोई सी आवाज में चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। सेक्रेटरी का मुंह खुला ही रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था उसके नौकरों की पैरों के जूते जैसा इंसान उसकी मालकिन के दिल में जगह बना लेगा। उसने इससे आगे मुंह बंद रखना ही सही समझा। रूबी को उसकी इंटेंशन क्लियर हुई। अब भले ही रूबी की इन लोगों के सामने कोई जवाबदारी नहीं बनती, पर फिर भी इन लोगों की नौकरी और फ्यूचर रूबी के सही गलत डिसीजन से इफेक्ट होगा, इसलिए वह किसी को भी इनसिक्योर फील नहीं करवाना चाहती थी। रूबी ने सवाल किया, अगर आप ऑनेस्ट हो आपके पति के लिए, फिर भी वो आपके साथ धोखा करे, आपको जलील करे, आपकी सैलरी पर भी उसी का कब्जा हो, तो आप क्या करोगी? सेक्रेटरी ने बिना ज़्यादा सोचे जवाब दिया, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी, पर उसको भी तबाह कर दूंगी। ओके, कहते हुए रूबी खिलखिलाकर हंसी और आगे बोली, मेरा आदित्य भी यही सब झेल रहा था, इसीलिए हारा हुआ इंसान है, पर अब वह सही डिसीजन ही लेगा। रूबी के मुंह से मेरा आदित्य सुनकर सेक्रेटरी को बहुत ही नीच सा एहसास हुआ। अच्छा ये बताओ, हमारे साथ कनेक्टेड होने वालों की लिस्ट में खुराना इंटरप्राइजेज का नाम है क्या? थोड़ा सोचने के बाद सेक्रेटरी ने जवाब दिया, मिस्ट्रेस वो अभी वेटिंग लिस्ट में है, उसकी परफॉर्मेंस इतनी भी अच्छी नहीं कि इस पर एट ए टाइम डिसीजन लिया जा सके, पर इतनी खराब भी नहीं कि उसको बिल्कुल इग्नोर किया जा सके। किक हिम आउट फ्रॉम लिस्ट, रूबी ने बोरियत से कहा। सेक्रेटरी कुछ पलों की खामोशी के बाद बोली, ओके मिस्ट्रेस, उनको हमारी ओर से इन्विटेशन भेजो। रूबी ने बात पूरी की। सेक्रेटरी को कुछ समझ नहीं आया रूबी ऐसा क्यों कर रही है, पर इस बारे पूछना उसकी लिमिट में नहीं था। ओके मिस्ट्रेस, कहते हुए उसने एक गहरी सांस छोड़ी। रूबी के चेहरे पर एक मिस्टीरियस मुस्कान थी। आदित्य के रूम में रात के करीब 11 बज रहे थे। अब आदित्य ने अपने फ्लैट की साफ सफाई कर ली थी और खुद भी फ्रेश होकर सोफे पर बैठा था। उसको अपने अंदर एक अनजानी सी एनर्जी का एहसास हो रहा था। आदित्य ने समय को बर्बाद नहीं किया और तुरंत पलथी मारकर बैठ गया। घुटनों पर हाथ रखकर उसने आंखें बंद की और डीप ब्रेथिंग करने लगा। आदित्य की आंखें बंद थी। उसके आसपास एकदम अंधेरा छा गया। फिर एक रूहानी सफ़ेद रोशनी उसके सिर पर पड़ी जो धीरे धीरे उसके शरीर में फैलने लगी। जैसे जैसे रोशनी उसके शरीर में समाहित होते जा रही थी, अंधेरा छटता जा रहा था। 1 घंटे बाद अंधेरा पूरी तरह से रोशनी में बदल गया। आदित्य ने आंखें खोली और नजरें घुमाकर इधर उधर देखा। सब कुछ पहले जैसा ही था, पर आदित्य को अपने अंदर बिजली दौड़ने का एहसास हुआ। ऐसा ही मुझे तब फील हुआ था जब मैंने रूम में से किंजल की आवाज़ सुनी थी। आदित्य सोफे से उठते हुए बोला। उसको याद आया तब भी उसने गुस्से में एक किक से ही दरवाज़ा तोड़ दिया था। लेकिन अगर मेरे पास एनर्जी थी तो मैं उस नमन से मुकाबला क्यों नहीं कर पाया था। तभी उसको एक आवाज़ सुनाई दी, तुमने ऊर्जा का एक ही बार में उपयोग कर लिया था, उसको अपने अंदर समाहित नहीं किया था। आदित्य इधर उधर देखने लगा क्योंकि यह आवाज़ उसके पिताजी की थी। पिताजी, क्या आप यहीं हैं? आदित्य इधर उधर देखते हुए बोला। इस बार कोई जवाब नहीं मिला। आप मेरे जन्मदिन पर मुझसे मिलेंगे, उससे पहले नहीं। कोई जवाब नहीं मिला। आदित्य समझ गया पिताजी ने उसको बोला था अपने आप को पहचानो। मतलब मेरे अंदर एनर्जी पहले से ही मौजूद रहती थी, मैंने उसको शरीर में समाहित करने का कभी नहीं सोचा था, इसलिए हर बार थकावट महसूस करता था। पिताजी ने मुझे रास्ता दिखा दिया, वह चाहते हुए बोला। अब मैं पुराना आदित्य नहीं हूँ। दुनिया को एक ऐसा आदित्य दिखेगा जिसकी किसी ने कल्पना भी न की हो। वह दीवार पर टिकटिकी लगाकर एविल स्माइल के साथ बोला।
आदित्य ने अपना पर्स चेक किया, उसमें से 2 कार्ड निकाले। एक तो रूबी ने दिया था, दूसरा क्रेडिट कार्ड उसको उसके बॉस ने बोनस के रूप में रिवार्ड दिया था जिसमें 40,000 थे। अगर उस शाम किंजल का चेहरा उसके सामने नहीं आता तो वह ये कार्ड भी हंसी खुशी किंजल के हवाले करने वाला था। किंजल का चेहरा याद आते ही उसको मतली जैसा फील हुआ। उसने दोनों कार्ड संभाल लिए और सोने चला गया। अगले दिन आदित्य ने लोकल शोरूम से अपने लिए कुछ कपड़े खरीदे और अपने फ्लैट की तरफ पैदल ही चल पड़ा। थोड़ा आगे चलकर एक मर्सिडीज ने उसका रास्ता रोक लिया। उसमें से किंजल और नमन बाहर निकले। यू चीप, अभी भी मेरा पीछा कर रहे हो? किंजल ने गाड़ी से बाहर उतरते ही चिल्लाना शुरू कर दिया। डाइवोर्स होने के बाद भी मुझसे चिपक कर रहना चाहते हो? किंजल के चेहरे से आदित्य के लिए नफरत साफ नजर आ रही थी। खुद को इतनी भी इम्पोर्टेंस मत दो, आदित्य ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। इम्पोर्टेंस? तुम सुबह सुबह मेरा रास्ता रोक रहे हो और मुझे इम्पोर्टेंस का पाठ पढ़ाओगे? किंजल ने खुद पर बहुत घमंड के साथ कहा। स्टूपिड, किंजल इज नाउ माई वाइफ। उसको जरा सा भी परेशान करने की हिम्मत की तो हड्डियां तोड़ दूंगा। नमन ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उससे बलवान कोई नहीं हो सकता। इस बकवास में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, तुम ही रखो इसको अपने पास। तुमने अभी क्या कहा? बकवास किसको कहा तुमने? आदित्य के मुंह से खुद को बकवास सुनकर किंजल को तो जैसे आग लग गई हो। नमन ने तुरंत आगे बढ़कर आदित्य का रास्ता रोक लिया और उसका कॉलर पकड़कर सख्त चेहरा दिखाते हुए बोला, ये तुमने अपने लिए मौत की मांग की है। तुम्हें एक मौका दे रहा हूं, अभी के अभी घुटनों के बल बैठकर मेरी वाइफ से माफी मांगो वरना यहीं धूप में तुम्हारी लाश सड़ेगी यहाँ। आदित्य ने नमन का हाथ अपने कॉलर से हटाया और मुठिया भींच ली। बिल्कुल ठंडे स्वर में बोला, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं, घुटनों के बल बैठकर माफी मांग लोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। च7 किंजल के सामने नमन की पिटाई। आदित्य की बातें सुनकर नमन एक बार तो दंग रह गया। जो उससे बुरी तरह पिट कर गया था वो उसको धमका रहा है। फिर वह जोर से हंसने लगा। स्वीट हॉट, क्या तुमने सुना कि इस बेवकूफ़ ने क्या कहा? उसने कहा कि वह मुझे यानी कि नमन खुराना को एक मौका देना चाहता है। हा हा हा। नमन इतनी जोर से हंसा कि उसके पेट में दर्द होने लगा। किंजल के लिए भी ये बहुत फनी बात थी, वह भी मजाक करने से खुद को नहीं रोक पाए। आदित्य, अभी तो ज़्यादा दिन भी नहीं हुए, क्या किसी गधे ने तुम्हारे सिर पर लात मार दी? भूल गए कि तुम्हें कैसे पीटा गया था? कितनी बदसूरत शक्ल लेकर गए थे तुम? आदित्य ने कुछ नहीं बताया। उसने नमन को घूरते हुए दोहराया, नमन खुराना, मैं तुम्हें सिर्फ यही एक मौका दूंगा। नमन ने अपना कान खुजलाया और कहा, तुमने क्या कहा? मैंने कहा, घुटने टेको और मुझसे माफी मांगो। मैं गो एंड स्लीप इन योर डर्टी मदर्स लैप। आदित्य ने बोलना भी पूरा नहीं किया था कि नमन ने ऐसा कहते हुए उस पर जोरदार मुक्का मारा। हालांकि नमन की मुट्ठी आदित्य को छू भी नहीं पाई थी कि उसके पेट पर पड़े आदित्य के एक जोरदार पंच ने उसे दूर कर दिया, जिससे वह लगभग हवा उड़ गया। उसका शरीर दीवार से जोर से टकराया। किंजल ने थूक गटका। वह मुश्किल से विश्वास कर पा रही थी कि यह सच में हुआ था। आदित्य, एक हारा हुआ आदमी जिसके पास मुर्गे को बांधने की ताकत नहीं है, उसके पास इतनी ताकत कैसे हो सकती है? तुम गधे, मौत की तलाश में हो। नमन ने जमीन से उठने की कोशिश की और फिर से आदित्य की ओर दौड़ा। आदित्य के चेहरे पर ठंडक थी और उसने तुरंत नमन के पेट में लात मारी। उस लात के साथ नमन दोबारा नहीं उठ सका। नमन ने मुंह भरकर खून थूका और उसके पेट में तेज दर्द ने उसके चेहरे पर दर्द की लकीरों को उजागर कर दिया। आदित्य ने अपने हाथों को देखा। ऐसा लगता है कि यह सब सच है। पिताजी ने सही कहा था, मुझे बस खुद को पहचानने की जरूरत थी। आदित्य बहुत खुश था। जब नमन जमीन पर लेटा था तो उसने कई बार उठने की कोशिश की, लेकिन खड़ा नहीं हो सका। आदित्य ऐसे कचरे के साथ ज्यादा संपर्क नहीं रखना चाहता था, इसलिए उसने नमन को घूरते हुए कहा, मुझे फिर से परेशान मत करना। इन शब्दों के साथ आदित्य बहुत कॉन्फिडेंस के साथ मुड़ा और चला गया। आदित्य के जाने से पहले ही किंजल अचानक अपने होश में आई। वह भागकर नमन की मदद करने के लिए गई और उसने रोना सा होकर पूछा, बेबी, क्या तुम ठीक हो? नमन का चेहरा बेहद डर्टी लग रहा था। उसने अपने दांत भींचे और क्रूरता से बोला, मैं उसे तोड़-फोड़ दूंगा। आई स्वीयर, मैं छोड़ूंगा नहीं उस कमीने को। आदित्य ने अपने हाथ में पकड़े कपड़ों के बैग को देखा। मैं एक बार में सिर्फ एक कदम ही उठा सकता हूँ। कुछ ही दिनों में शायद इनका भी साइज छोटा पड़ जाएगा। खुद पर मुस्कुराते हुए उसने धीरे से आह भरी। उसी समय आदित्य का फोन बज उठा। जब उसने फोन उठाया, कॉल करने वाली असल में किंजल थी। आदित्य की आंखों में घृणा की चमक थी। उसने फोन उठाया और ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें क्या चाहिए? किंजल ने दूसरी तरफ से गुस्से का बॉम्ब फोड़ा। आदित्य, तुम में वाकई हिम्मत है, मेरे नमन को मारने की हिम्मत भी। मैं तुम्हें बता दूं, अभी भी समय है। तुम्हारे लिए सही होगा कि तुम तुरंत आकर नमन से माफी मांग लो, वरना। आदित्य उसकी बकवास सुनना नहीं चाहता था, इसलिए उसने फोन काट दिया। दूसरी तरफ किंजल दंग रह गई। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने कहा, मेरे आगे पीछे दुम हिलाते हुए घूमने वाला कुत्ता, इस कमीने ने मेरा फोन काटने की हिम्मत की। किंजल ने अपने दांत पीस लिए और फिर से फोन किया। तुम क्या कहना चाहती हो? आदित्य ने अधीरता से पूछा।
किंजल ने अपने दांत पीस लिए और कहा, नमन ने पहले ही टाइगर्स ग्रुप के लीडर को ढूंढ लिया है, बस रुको, वो तुम्हें निश्चित रूप से जमीन पर मसल कर रख देगा। इतना कहने के बाद किंजल ने पहले फोन काट दिया। आदित्य का चेहरा थोड़ा सीरियस हो गया। टाइगर्स ग्रुप का लीडर विक्रम भाटिया, जिसको बिग टाइगर के नाम से भी जाना जाता है, सालों से वह रियल एस्टेट डेवलपर्स के साथ मिलीभगत करके खूब पैसा कमा रहा था। अक्सर उसको रिकवरी एजेंट का काम सौंपा जाता है। उसका मनी रिकवरी का स्टाइल सबसे खतरनाक था। अब उसके पास गुंडों का एक बड़ा समूह भी था। बिजनेसमैन कोई भी हो, बड़ा या छोटा, कोई भी विक्रम भाटिया को नाराज नहीं कर सकता था। आदित्य ने धीरे से आह भरी और बड़बड़ाया, मेरी ताकत अभी भी बहुत कमज़ोर है। अगर शुरू से ही मैंने एनर्जी को समाहित किया होता तो मुझे विक्रम भाटिया से डरने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा कहने के बाद आदित्य के पास एक एक कदम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने सोफे पर बैठकर अपनी एनर्जी को बॉडी में समाहित करना शुरू किया। दूसरी ओर रूबी आराम से बैठी कॉफ़ी के सिप के रही थी। उसकी सेक्रेटरी पास ही बैठी फाइल्स चेक कर रही थी। मिस, हमारा डिनर 3 दिनों में होगा। यह उन लोगों की गेस्ट लिस्ट है जो मैंने तैयार की है, प्लीज़ चेक। रूबी ने लिस्ट ले ली। इस लिस्ट में सभी बड़े बड़े लोगों के नाम शामिल थे। एक और नाम ऐड करो, रूबी ने अचानक कहा। सेक्रेटरी ने संकोच से पूछा, मिस, जिस व्यक्ति को आप जोड़ना चाहती हैं वह है आदित्य कपूर। रूबी ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया। ये नाम सुनकर सेक्रेटरी का चेहरा कुछ अजीब लग रहा था। मिस, वह बिजनेसमैन नहीं है, सेक्रेटरी ने निम्रता से कहा। रूबी को परवाह नहीं थी। अगर मैं कहती हूं कि वह है तो वह है। मैं न केवल आदित्य को पार्टिसिपेट करवाना चाहती हूं, बल्कि मैं ये भी चाहती हूं कि हर कोई उसे जाने। मैं चाहती हूं कि बिजनेस वर्ल्ड में हर कोई जाने कि आदित्य कपूर मेरा है, रूबी वालिया का चैट बिग टाइगर विक्रम भाटिया और आदित्य कपूर। रूबी ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया। ये नाम सुनकर सेक्रेटरी का चेहरा कुछ अजीब लग रहा था। मिस, वह बिजनेसमैन नहीं है, सेक्रेटरी ने निम्रता से कहा। रूबी को परवाह नहीं थी। अगर मैं कहती हूं कि वह है तो वह है। मैं न केवल आदित्य को पार्टिसिपेट करवाना चाहती हूं, बल्कि मैं ये भी चाहती हूं कि हर कोई उसे जाने। मैं चाहती हूं कि बिजनेस वर्ल्ड में हर कोई जाने कि आदित्य कपूर मेरा है, रूबी वालिया का। रूबी का आदित्य के लिए रूबी की फीलिंग देखकर उसकी सेक्रेटरी दंग रह गई, क्योंकि अभी तक रूबी की जो भी फीलिंग है वो एक तरफा है। उसने अभी तक आदित्य के सामने इसका इजहार नहीं किया और आदित्य के दिल में क्या है ये कोई नहीं जानता। पर अगर आदित्य भी रूबी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हो तो भी उसे खुद को बहुत मजबूत साबित करना होगा। पर जिस कदर रूबी का कॉन्फिडेंस है उसको दुनिया के सामने अपना कहने का, तो जाहिर सी बात है रूबी बहुत ही नज़दीक वाले फ्यूचर में उसको इंट्रोड्यूस करवाने वाली है। पर इतनी जल्दी आदित्य अपना स्टेटस क्या शो करेगा? ये सब करके रूबी की इंटेंशन बिल्कुल क्लियर थी। वह आदित्य को रिच लोगों की सिटी में सुर्खियों में लाना चाहती थी। साथ ही किंजल आहूजा को यह बताना चाहती थी कि आदित्य कोई बेकार का आदमी नहीं है, बल्कि उसने तो एक डायमंड जैसे इंसान को खो दिया। बेशक अगर आदित्य किंजल के दबाव को नहीं झेल पाता या किंजल की सच्चाई को देखते हुए भी चुप रहता तो रूबी निश्चित रूप से उसे छोड़ देती। शाम को आदित्य कुछ किचन का सामान लेकर आया। जैसे ही वह कॉलोनी में पहुंचा तो अपने फ्लैट के दरवाजे पर खड़ी रूबी को देखकर हैरान रह गया। उसने एक रेड कलर की सलवार कमीज पहनी हुई थी जो उसको आधे कपड़ों वाली रईस लड़कियों से अलग और यूनिक लुक दे रही थी। उसके लंबे बाल हल्की हवा से उड़ रहे थे, जिससे कोई भी व्यक्ति जो वहां से गुजर रहा था उसे एक और नज़र डालने से रोक नहीं पा रहा था। ये देखकर आदित्य को अजीब सी घबराहट हुई। वह जल्दी से भागकर उसके पास गया। मिस रूबी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आदित्य ने पूछा। रूबी ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, बेशक, मैं आपसे मिलने आई हूँ। इससे आदित्य को कुछ हद तक खुशी महसूस हुई। उसने अपना सिर खुजलाया। उसको समझ नहीं आया कि बातचीत को कैसे जारी रखा जाए। आपके हाथ में क्या है? इस समय रूबी ने उसके हाथ में सामान देखकर पूछा। ये तो किचन की खरीदारी है, आदित्य ने जवाब दिया। इतना कम क्यों लग रहा है ये सामान? आदित्य ने अपना सिर खुजलाया और मुस्कुराया। अब मैं अकेला ही तो हूँ, ज़्यादा सामान का क्या करना? रूबी मुस्कुरा दी। आदित्य कुछ सोचते हुए हिचकिचाते हुए बोला, अगर और रुकना है यहाँ तो क्या आप अंदर चलना चाहोगी? आदित्य बहुत ही फॉर्मल वे में बात करते हुए बोला, क्योंकि वह रूबी पर पड़ रही लोगों की नज़र से जलन महसूस कर रहा था। इस कहते हुए रूबी ने दरवाज़ा अनलॉक करने के लिए साइड दे दी। पासवर्ड एंटर करते हुए, अगर आपको फिर कभी आना हो तो यह पासवर्ड एंटर कर लेना पिताजी। रूबी को यह सुनकर बिल्कुल भी अलग महसूस नहीं हुआ, जैसे कि वो पहले ही आदित्य की लाइफ में उसके पिताजी की अहमियत को जानती हो। आदित्य के फ्लैट की छोटी सी लॉबी जिसको उसने अच्छे से अरेंज किया हुआ था, वहां पर दोनों सोफे पर बैठ गए। आपने BHMS की है ना? रूबी ने बातचीत शुरू की। रूबी के मुंह से खुद के लिए बार बार आप शब्द सुनकर आदित्य को काफ़ी अजीब लगा, क्योंकि उसको रिस्पेक्ट की बिल्कुल आदत नहीं थी। जी मैंने की है, पर आप मेरा नाम ले सकती हैं मिस रूबी। रूबी ने उसकी बात को इग्नोर किया और आगे बोली, आपके सर्टिफिकेट अमीर बाप के बेटों की वजह से यूनिवर्सिटी में ही है ना? आदित्य को याद आया वह यूनिवर्सिटी में टॉप किया करता था।
उसके साथ कितने अमीर परिवार के लड़के भी थे जो स्टडी में उससे बहुत पीछे थे। उन सब ने मिलकर यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी पर इतना दबदबा बना लिया था कि आदित्य की स्टडी पूरी होने के बाद भी उसका सर्टिफिकेट उसको नहीं मिला था, जिसकी वजह से वह बस एक होम्योपैथी में एक हेल्पर के जैसे काम कर रहा था। जी मिस, मेरा सर्टिफिकेट दबोचा हुआ है, पर अब जल्दी ही मेरा सर्टिफिकेट हासिल कर लूँगा, मुझे कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा। रूबी अपने मोबाइल में कुछ कर रही थी, तभी आदित्य के मोबाइल में नोटिफिकेशन की रिंग बजी। मुझे आपका सर्टिफिकेट मिल गया है, मैंने आपको ईमेल कर दिया है, चेक करो, कहते हुए रूबी ने मोबाइल साइड रख दिया। आदित्य शॉक्ड रह गया। वह बिना पलके झपकाए रूबी को देखने लगा। रूबी उसकी आंखों के आगे हाथ वेव करते हुए बोली, कहाँ खो गए, चेक करो। आदित्य ने नजरें झुका ली और एक गहरी सांस ली। चेक क्या करना, आपने कहा है तो जरूर आपको मिल गया होगा। पर मिस रूबी, आप इतना सब क्यों कर रही हो मेरे लिए? रूबी बात को घुमाते हुए, अब तो आपके पास सब कुछ है, सर्टिफिकेट भी 10 करोड़ भी, तो अब ज़्यादा समय मत लगाना, अपने लिए बेस्ट से भी बेस्ट करो। नहीं मिस रूबी, मैं 10 करोड़ नहीं रखूंगा अपने पास, पहले ही आपका एहसानमंद हूं और कर्जा नहीं ले सकता। शट अप, जब आप अमीर बन जाओगे तो वापस कर देना मेरे पैसे, अब तो यूज़ कर सकते हो ना। रूबी ने माहौल को हल्का किया। आदित्य की आंखों में नमी तैर गई। अगर मैं अमीर नहीं बना तो? मुझे आप पर पूरा यकीन है, कुछ ही समय में हर कोई सिर्फ और सिर्फ आपको जानेगा, हर तरफ सिर्फ आपका जिक्र होगा। रूबी ने बहुत ही खोए से अंदाज में कहा कि आदित्य के आंसू लुढ़क गए। अब तक सबने यकीन कर लिया था और आदित्य को भी यकीन करवा दिया गया था कि आदित्य कपूर बस एक हारा हुआ इंसान है, वह हेल्पर और नौकर से ज़्यादा कुछ नहीं बन सकता। क्या मैं आपके आंसुओं को वजह बन रही हूँ? रूबी के इस सवाल ने आदित्य को कचोट कर रख दिया। वह आंखें पोंछते हुए बोला, नहीं मिस रूबी, कभी भी नहीं, आप तो एक उम्मीद हो, एक रोशनी, जिसके आगमन से ही अंधेरा छट जाता है। आदित्य के मुंह से ये सुनकर रूबी खुशी से गदगद हो उठी। तभी इनको कुछ लोगों के भारे भारे कदमों की आहट सुनाई दी। दोनों उठकर खड़े हो गए। अपने भारी भरकम शरीर को आगे को धकेलते हुए गुंडों की टोली दाखिल हुई, सबके हाथों में लाठियां और हॉकी पकड़ी हुई थी। आदित्य समझ गया किंजल इन्हीं लोगों के नाम से धमका रही थी। आदित्य जानता था उसके पास इतनी ताकत नहीं कि एक साथ इतने लोगों का सामना कर सके, इसलिए उसको रूबी की चिंता होने लगी। मिस रूबी, आप तुरंत यहाँ से चली जाएं प्लीज़। क्या तुम्हारा किसी से झगड़ा हुआ है? रूबी आराम से जैसे के तैसे बैठी हुई बोली, वो मैं आपको अभी नहीं बता पाऊंगा, आपकी सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है, प्लीज़ गो। मैं तो एक लड़की हूँ, वो मुझे कुछ नहीं करेंगे। आदित्य ने कसकर आंखें बंद कर ली, फिर अगले ही पल वह गुंडों के गैंग और रूबी के बीच ऐसे खड़ा हो गया कि रूबी पूरी तरह उसके पीछे छुप गई। आदित्य की इस हरकत से रूबी को गर्मजोशी का एहसास हुआ, उसको आदित्य पर और भी प्यार आने लगा। इस टोली में से एक बड़े शरीर और सख्त शक्ल वाले आदमी ने सामने अपनी जगह ली और आदित्य के सामने आ गया। आदित्य समझ गया यही विक्रम भाटिया है। उसने हाथ में डंडा लिए आदित्य को ऊपर से नीचे तक देखा। तो तुम हो आदित्य कपूर, जिसने नमन खुराना को पीटने की हिम्मत की? उसने पहले मुझे उकसाया, आदित्य ने बेबाकी से जवाब दिया। बकवास बंद करो बच्चे, अगर वह तुम्हें मार भी रहा था तो सही होता तुम चुपचाप मार खाते। आदित्य ने नाक सिकुड़ी और बोला, दुनिया में ऐसा कुछ रूल नहीं है। हा, विक्रम भाटिया और उसका पूरा गिरोह हंसने लगा। इस बच्चे को कोई तकलीफ है क्या? विक्रम खुलकर हंसते हुए बोला। सभी उसके साथ हंसने लगे। इसकी तकलीफ तो आप ही हो मास्टर, अभी पैंट गीली कर देगा ये। उसके पीछे एक आदमी बोला, देखो बच्चे, तुम्हें पीटना तो थोड़ा सा हमारी भी शान के खिलाफ ही है, पर ऐसा हो सकता है तुम बस घुटनों के बल बैठकर माफी मांग लो, हम बस एक छोटी सी वीडियो बना लेंगे और तुम्हें छोड़ देंगे, विक्रम ने सोफे पर बैठते हुए कहा। अच्छा, कोई सपना देख रहे हो क्या? आदित्य ने सीरियस होते हुए कहा। आदित्य के चेहरे पर खौफ का नामो निशान न देखकर विक्रम का चेहरा गंभीर हो गया। वह उठकर खड़ा हो गया। उसने हाथ से इशारा किया और एक आदमी आगे आया। तुमने मास्टर की बात को टाला है, अब मैं तुम्हारी टांगे तोड़कर जीवन भर घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दूंगा। तभी आदित्य के पीछे से रूबी सामने आकर बोली, तो तुम उसे घुटने टेकने के लिए मजबूर करोगे? चनाइन आदित्य जीजू। रूबी का चेहरा एक बहुत ही प्यारी हल्की सी मुस्कान से सजा हुआ, लेकिन विक्रम की आंखों में यह मुस्कान बहुत डरावनी थी। अरे, ये तो कॉटन कैंडी बहुत अच्छी लग रही है। तुम क्या कहते हो, क्या हमें कुछ मज़ा नहीं करना चाहिए? आज का तो दिन बन गया, सोचा था एक मुर्गे को पीटने जाएंगे, कभी ख्वाब भी नहीं आया होगा इसके पास से एक अप्सरा हाथ लगेगी। इस समय विक्रम के गैंग में से एक ने अचानक कहा, अगर तुमने उसे छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। आदित्य गुस्से से चिल्लाया। हाँ, विक्रम, क्या तुमने सुना कि उसने क्या कहा? इस बच्चे को नहीं पता कि उसके लिए क्या अच्छा है। खैर, इस बबुआ को बाद में देखेंगे, पहले कुछ और देखते हैं। एक आदमी ने ललचाई नज़र से रूबी को देखा। विक्रम, ये लड़की सच में बहुत खूबसूरत है, चलो कुछ मज़ा करते हैं। कितना मखमली शरीर है, इसको मसलने के लिए हाथों में खुजली होने लगी है। एक और आदमी बोला। पूरे गैंग ने लालच से रूबी को देखा।
आदित्य उनकी बातों से आग बबूला हो रहा था। रूबी का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था, कुछ भी नहीं बोल रही थी, केवल चुपचाप विक्रम भाटिया को देख रही थी। इस पावरफुल गैंग ने आदित्य को भी काफी तनाव में डाल दिया था। उसने रूबी का हाथ पकड़कर खींचकर उसको फिर से अपने पीछे कर दिया और बोला, तुम लोगों को यहाँ सिर्फ मुझसे भिड़ने के लिए भेजा है। भूलो मत, नमन खुराना को मैंने पीटा था। जो भी मामला है तुम सबका मुझसे है। रूबी के चेहरे पर फिर से मुस्कान खेल गई। भाड़ में जाए नमन खुराना और भाड़ में जाओ तुम। आज तो किसी और तरीके से पूरी तस्वीर करके ही हम सब यहाँ से जाएंगे। तुम अंदर जाओ, जाकर मेरे और इस कॉटन कैंडी के लिए अपना बैग सजाओ। सबसे पहले इसके साथ मैं मजे करूंगा। एक आदमी यह कहते हुए आदित्य के पीछे खड़ी रूबी की तरफ बढ़ा। आदित्य ने भी उसका सामना करने के लिए खुद को रेडी किया। तभी विक्रम ने अपने माथे से पसीना पोंछा। वह अचानक मुड़ा और अपने ही आदमी के चेहरे पर थप्पड़ मारा। भाड़ में जाओ तुम सब, क्या बकवास कर रहे हो? विक्रम गुस्से में चिल्लाया। सभी आदमी सुन्न पड़ गए, अविश्वास में विक्रम को घूर रहे थे। आखिर विक्रम को क्या हो गया है? वह अचानक अपना आपा क्यों खो बैठा? वह फिर से जानवरों की तरह चिल्लाया, क्या इससे पहले हमने कभी किसी औरत को टारगेट किया है? शायद वह ये बात जानबूझ कर रहा था ताकि पता चल सके उसके गैंग ने पहले कभी किसी महिला को चोट नहीं पहुंचाई। लेकिन विक्रम, हमने पहले कभी नहीं किया तो इसका मतलब ये तो नहीं हम कर नहीं सकते। और फिर ऐसी औरत हमें दिखी भी कब थी? आज। विक्रम ने अपने आदमी की बात पूरी होने से पहले ही उसके मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। बिना कुछ सोचे समझे विक्रम आदित्य की तरफ मुड़ा और घुटने टेक कर बैठ गया। आदित्य हैरान रह गया। उसको विक्रम के ऐसे बिहेव की 1% भी उम्मीद नहीं थी। कुछ ही पल पहले जिस इंसान से निपटने की सोच रहा था वो अब उसके सामने घुटने के बल बैठा था। विक्रम का पूरा गैंग एकदम ठंडा पड़ गया। इससे पहले उन्होंने कभी विक्रम को झुकते हुए नहीं देखा था। रूबी आदित्य की बगल में आकर खड़ी हो गई। सब और पूरी तरह से शांति फैल गई। विक्रम ने धीरे से चेहरा उठाया और आदित्य से बोला, जीजा जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपसे उलझने का सोचना भी नहीं चाहिए था। आदित्य शॉक्ड रह गया। विक्रम ने उसे जीजा जी कहा। आदित्य ऑलमोस्ट स्पीचलेस हो गया। जो कुछ भी हो रहा था उसकी समझ से परे था। रूबी हाथ बांधकर खड़े होते हुए बोली, तुम्हारे आदमियों में हिम्मत कुछ ज्यादा है। विक्रम के कांपते होठों ने कहा, आप निश्चिंत हो सकती हो, मैं उसका मुंह फाड़ दूंगा। रूबी ने उसको गौर से देखते हुए कहा, तुम्हारा अपना क्या हाल है? विक्रम का शरीर एक बार में कांप उठा। उसने अपने दांत पीस लिए और जेब से चाकू निकाल लिया। बिना कुछ बोले उसने उसे अपनी एक टांग में घोंप लिया। मैं गलत था, मुझे नहीं पता था कि आदित्य कपूर आपा आदमी है, कृपया मेरी जान बख्श दो। विक्रम ने दर्द सहते हुए भयभीत चेहरे के साथ कहा। आदित्य को इतना तो साफ समझ आ गया विक्रम की रूबी के स्टेटस के आगे औकात बहुत छोटी है, पर उसने किस आधार पर उसको जीजा जी कहा? रूबी ने उसे ठंडे अंदाज में देखा और डांटा, गेट लॉस्ट। हाँ, मैं जा रहा हूँ। विक्रम ने अपने लगभग जख्मी पैर को घसीटते हुए जमीन से उठने की कोशिश की और रेंगते हुए बाहर चला गया। उसके आदमी सदमे में थे और एक शब्द भी बोलने की हिम्मत किए बिना वे जल्दी से उसके पीछे चले गए। उनकी कार चली गई और यहाँ का माहौल बिल्कुल शांत हो गया। आदित्य का चेहरा बहुत सारे सवालों से भरा हुआ था। वह रूबी को घूरता रहा, उसके दिल में भावनाओं का तूफान था। यह मिस रूबी कौन है? विक्रम उससे इतना क्यों डरता है? क्या हुआ? रूबी वापस अपने चंचल व्यवहार में लौट आए। उसने चुपके से आदित्य के सिर पर थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम उसके जैसे किसी व्यक्ति के साथ मुसीबत में कैसे पड़ गए? आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, ये कुछ शब्दों में समझाने के लिए बहुत मुश्किल है। ओह, रूबी सोच में खोई हुई लग रही थी। मिस रूबी, आपने फिर से मेरी हेल्प की है, मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। आदित्य ने आह भरी। एक पल सोचने के बाद रूबी ने कहा, अच्छा, क्या होगा अगर आप मुझे खाना खिलाएं? क्या यह आपके हिसाब से ठीक है? आदित्य हैरान रह गया और एक पल के लिए वह अवाक रह गया। रूबी ने इतनी बार उसकी मदद की, वह भी एक खाने की मामूली सी कीमत के लिए। क्या ये ठीक नहीं है? जब आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया, एमिली टेलर ने पूछना जारी रखा। आदित्य आखिरकार अपने होश में आया। उसने जल्दी से सिर हिलाया, ठीक है, लेकिन मेरे पास कोई पैसा तो है, लेकिन इस वक्त मैं आपके कुछ पका सकता हूँ। ये ठीक है, मैं बहुत ज्यादा नहीं खाती। कहते हुए रूबी मुस्कुराए। आदित्य किचन में जाकर नूडल्स बनाने लगा। रूबी वहीं बैठी उसका इंतजार करने लगी। दूसरी तरफ विक्रम भाटिया हॉस्पिटल के बेड में था। उसके गिरोह के मेंबर्स पास खड़े थे। विक्रम, वो औरत कौन थी जिससे तुम इतना डर रहे थे? डर ही नहीं रहे थे, उसके पास खड़े बेकार आदमी को अपना जीजाजी तक कह डाला। यह मामला समझ से परे है, एक आदमी शिकायती लहजे में बोला। विक्रम का चेहरा बदसूरत और मुंह कड़वा हो गया। दिमाग में जंग लग गई कुछ ऐसे शब्दों को चूज करने में जिनसे वह रूबी के बारे में कुछ आइडिया दे सके। चटैन थोड़ी थोड़ी नजदीकियां। दूसरी तरफ विक्रम भाटिया हॉस्पिटल के बेड में था। उसके गिरोह के मेंबर्स पास खड़े थे।
विक्रम, वो औरत कौन थी जिससे तुम इतना डर रहे थे? डर ही नहीं रहे थे, उसके पास खड़े बेकार आदमी को अपना जीजाजी तक कह डाला। यह मामला समझ से परे है, एक आदमी शिकायती लहजे में बोला। विक्रम का चेहरा बदसूरत और मुंह कड़वा हो गया। दिमाग में जंग लग गई कुछ ऐसे शब्दों को चूज करने में जिनसे वह रूबी के बारे में कुछ आइडिया दे सके। विक्रम किसी याद में खो गया। एक बार उसको एक लोन कंपनी की तरफ से कुछ पेमेंट की रिकवरी के लिए अप्रोच किया गया था, पर उसको प्रोवाइड लिए हुए गाड़ी के नंबर में कुछ मिस्टेक थी, जिसकी वजह वह गलती से रूबी वालिया का पीछा करने लगा था और अपने माफिया स्टाइल में रूबी की गाड़ी का रास्ता ब्लॉक करवाया था। नतीजा यह निकला, अगले 2 घंटों में ही विक्रम रूबी वालिया के सामने घुटनों के बल बांधकर बिठाया हुआ था। रूबी की इतनी बड़ी पावर फोर्स देखकर विक्रम की जान हलक में आकर अटक गई थी। वह बार बार रूबी को बहन बहन बोलकर जान बख्श देने की भीख मांग रहा था। विक्रम के बयान और अपनी तहकीकात से रूबी को यह बात क्लियर हो गई थी कि विक्रम उसका पीछा नहीं कर रहा था, गलती से उसके पीछे आया था, तो रूबी ने अपनी अच्छाई का सबूत देते हुए विक्रम को छोड़ दिया था। अगर विक्रम दोषी होता तो उसका शरीर अनगिनत टुकड़ों में काटा जाता। जान बख्श देने के बाद भी उसने रूबी को बहन बोलकर ही धन्यवाद बोला था। इसी वजह से उसने आदित्य को रूबी का बॉयफ्रेंड समझकर जीजाजी बोला था। रूबी ने तब उसको लास्ट टाइम बख्श देने का बोला था, अगर दोबारा ऐसी कोई गलती हो जाती है तो उसको सीधा वालिया को चुनौती माना जाएगा। विक्रम इस बात को समझाने के लिए सही शब्दों का चयन नहीं कर पाया। वालिया को चुनौती का सोचकर ही उसके मुंह से बस यही निकला, हम मुसीबत में हैं, इस बार बड़ी मुसीबत में हैं। आदित्य के फ्लैट में आदित्य ने बहुत ही उत्साहित दिल से खाना बनाया। नूडल्स के 2 कटोरे और अचार की एक छोटी डिश बनाई। घर पर केवल नूडल्स हैं, मुझे आशा है कि आप ना नहीं करेंगे, कहते हुए आदित्य नूडल्स रूबी के पास ले आया। रूबी ने गहरी सांस ली, फिर उत्साहित होकर बोली, वाह, इसकी खुशबू कमाल की है। आदित्य ने कुछ शर्मिंदा महसूस किया। आहूजा फैमिली के लिए 1 साल तक घर जमाई रहने वाले पति होने के नाते उनकी कुकिंग स्किल प्रभावशाली थी। रूबी ने नूडल्स का बाउल बड़ी संतुष्टि के साथ खत्म किया। उसने अपना मुंह पोंछा और आदित्य को एक बड़ा थम्स अप दिखाते हुए कहा, आप तो बहुत बढ़िया कुक हो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतना अच्छा खाना बनाओगे। आदित्य ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, एक आदमी जो खाना बना सकता है उसका क्या मतलब है? अगर वह पैसा नहीं कमा सकता तो वह अभी भी बेकार का कचरा है। ये शब्द वही शब्द थे जो किंजल ने अक्सर फैमिली गैदरिंग के मौकों पर बहुत बार कहे थे। कौन कहता है? रूबी ने आदित्य को बहुत ही अपसेट होते हुए टेढ़ी नज़र से देखा। पैसा कमाना कभी भी किसी व्यक्ति को आंकने का मानक नहीं होता, रूबी ने गंभीरता से कहा। आदित्य दंग रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा भी है जो उसे इस तरह से भी अप्रिशिएट कर सकता है। न ही उसे यकीन हो रहा था कि दुनिया में रूबी जैसी कोई और लड़की भी है। किंजल और रूबी दोनों के बीच का यह अंतर आदित्य को कुछ हद तक मदहोश कर रहा था। आप वाकई एक नेक दिल लड़की हो मिस रूबी। आदित्य खुद को रोक नहीं पाया और खुशी से चिल्लाया, आप भी पूरी दुनिया में सबसे अलग हो। रूबी मुस्कुराए। इतना कहते ही अगले पल उसका स्वर बदल गया। उसने अपने खाली बाउल की ओर इशारा करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, क्या मुझे एक और बाउल मिल सकता है प्लीज? एक्चुअली भूख बहुत लगी है। आदित्य चौंक गया और जल्दी से सिर हिलाया, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं इसे अभी बनाकर लाता हूँ। उस रात रूबी ने पूरी तरह सेटिस्फाई होकर जाने से पहले नूडल्स के 3 पूरे बाउल खाए। बाहर उसकी गाड़ी पहुंच चुकी थी। आदित्य उसको बाहर तक छोड़ने आया। अब आगे से सिर्फ यही सोचकर कम राशन मत खरीदना कि आप अकेले ही हो, मैं कभी भी यहाँ आ सकती हूँ। रूबी ने चंचलता से आदित्य को छेड़ा, जिससे आदित्य का दिल धड़का रह गया। वह बस मुस्कुरा दिया। उसको बाय बोलकर रूबी आगे बढ़ी तो आदित्य का दिल धड़का। वह एकटक रूबी को देखने लगा। उसे कार में बैठते और जाते हुए देखा। रूबी के जाने के बाद भी आदित्य उसी ओर देखता रहा जहां वह गायब हो गई थी। उसके दिल में एक अलग सी भावना थी जिसका उसको इससे पहले एहसास नहीं हुआ था। मुझे उससे प्यार हो गया होगा, आदित्य ने चुपचाप खड़े हुए अपने मन में सोचा। लेकिन जल्द ही उसने अपना सिर जोर से हिलाया। एक तलाकशुदा आदमी रूबी जैसी लड़की के लिए परफेक्ट कैसे हो सकता है? कार में रूबी ने सेक्रेटरी से काम की रिपोर्ट मांगी। मिस, इनविटेशन तैयार हो गए हैं और उन्हें कल फॉर्मल रूप से भेजा जाएगा, सेक्रेटरी ने कहा। रूबी ने सिर हिलाया और अचानक कहा, कल अच्छी क्वालिटी वाली जड़ी बूटियों का एक बैच खरीदो और उन्हें आदित्य को भेजो। ये सुनकर सेक्रेटरी का चेहरा थोड़ा भद्दा हो गया। मिस्ट्रेस, मुझे पता है कि मुझे यह नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए तो चुप रहो, रूबी ने ठंडे स्वर में सेक्रेटरी को टोका। एक कड़वी मुस्कान के साथ सेक्रेटरी को साइलेंट ही रहना पड़ गया। बस याद रखो, अच्छी क्वालिटी की पुरानी जड़ी बूटियां खरीदो, जितनी पुरानी उतनी अच्छी, रूबी ने याद दिलाया। ओके मिस्ट्रेस, कहते हुए सेक्रेटरी ने अंदर ही अंदर आह भरी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आदित्य जैसा हारने वाला रूबी का फेवर कैसे जीत सकता है। रूबी चुपचाप बाहर की गहरी रात में बिल्डिंग्स की लाइट्स को देखते हुए आदित्य के ख्यालों में खो गई।
वह अपने आप को आदित्य के बहुत करीब इमेजिन करने लगी, इतना करीब जितना कोई भी उसकी मर्जी के बिना उसके करीब नहीं हो सकता। उसके मुंह से बरबस ही निकला, मिसेज रूबी आदित्य कपूर। इस ख्याल से उसको गुदगुदी हुई और उसको अनजानी सी बेचैनी हुई। वह अकेली ही मुस्कुराने लगी। क्या ये स्टोरी पसंद आया? अगर ये स्टोरी आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।